American real estate tips and tricks. What I'm going to talk about it today is all about real estate of America. ठीक है, I'll talk in Hindi only. तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कि अमेरिका की रियल एस्टेट से रिलेटेड है. ठीक है ना. मैं अमेरिका की रियल एस्टेट के अंदर मतलब काम करने के अगेंस्ट हूँ. सो दिस इज फॉर एवरीबडी. ठीक है. जस्ट एंड मैं ये बात बार बार रिपीट करूँ ताकि आपको याद रहे कि अमेरिका की रियल एस्टेट में मत पढ़ना. ये आईटी की जॉब्स, आईटी बेस्ड करियर से नीचे मानता हूँ मैं रियल एस्टेट करियर. पुअर डैड ने आपका दिमाग बहुत खराब किया. आपको लगता है एसेट्स बनाना बहुत बड़ी बात है. ऐसा कुछ नहीं है, एक बेवकूफ़ी है. इस कंट्री में मैंने बड़ी बार वीडियो बनाया है कि जो बंदा कुछ भी नहीं कमा रहा उसको $4,000 पर मंथ मिलता ही मिलता है. और मैंने ये बताया कि ये $1 मिलियन की नेटवर्थ के बराबर है, बिकॉज 4% विड्रॉल रेट के हिसाब से आपका 1 मिलियन हमेशा 1 मिलियन रहता है. ठीक है ना. तो ये मैंने बड़ी बार ये मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपकी मान लो 5 मिलियन का वो है पोर्टफोलियो, उसमें 20% डाउन पेमेंट आपकी, तो आपका 1 मिलियन की नेटवर्थ है सारी. राइट. क्योंकि आपकी तो डाउन पेमेंट उतनी है ना, तो उसके हिसाब से मतलब पता नहीं कितना करते रहोगे, क्या करते रहोगे, तो 5 मिलियन तक आपका पोर्टफोलियो बनेगा. और आपको लगा मेरा तो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो गया, मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया. लेकिन अभी आपकी नेटवर्थ फर्स्ट सिर्फ 1 मिलियन है और उसके ऊपर शायद पोटेंशियली आपके उतने पैसे बन रहे थे वेलफेयर वाले के बनेंगे. राइट. उतने ही पैसे बनेंगे आपके जितने वेलफेयर वाले के बनेंगे. मैंने बड़ी बड़ी बातें समझाई हैं. ये सारी बातों को मैं मिक्स करके आज बताने लगा. सिचुएशन ये है कि कोई बहुत ही अजीज आदमी मेरा, ही वांट्स टू गेट इनटू रियल एस्टेट ऑफ अमेरिका. वो नहीं सुन रहे हैं. हर एक का अपना अपना मतलब मन होता है. किसी को किसी चीज़ का शौक होता है, किसी को कोई चीज़ अपील करती है, किसी को कोई दूसरी चीज़ अपील करती है. तो उनको फॉर सम रीज़न रियल एस्टेट अपील कर गया. हालांकि मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि एक आईटी का करियर, मतलब मैंने उसी बच्चे को बोला है कि भाई आराम से मैं तेरे को 5-6 लाख की इनकम की गारंटी दूंगा कि तेरे को मिलेगी. $5-6 लाख की इनकम मिलेगी, सबको ही मिलेगी. राइट. अगर हस्बैंड वाइफ है दोनों तो 7-8 लाख की मिलेगी. राइट. तो मिलेगी. अच्छा, पहले तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें पता नहीं रैंडमली आएंगी, और ये ठीक है मेरे लिए, मैं ऐसे ऊपर नहीं कर पाऊंगा. लेकिन दूसरी चीज़ जो है, और होता है इनकोहरेंट भी, और मेरे को सबसे बड़ी पर वो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊँ जो मुझे बाद में याद आए. बाद में ये ना वीडियोस को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब अलग अलग हो. मेरे लिए क्योंकि इस कंट्री में आत्मा प्रॉब्लम है. ठीक है ना. आत्मा प्रॉब्लम यानी कि मीनियर लेबर नहीं मिलेगी, टीम नहीं मिलेगी, अकाउंटेंट नहीं मिलेगा, असिस्टेंट नहीं मिलेगा, और आपको कोई बहुत सारे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा मिलेगा. रियल एस्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंटीज को कॉल करना पड़ता है, जाके कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, ये सब होता है. चलिए हम अपनी एक एक करके बात करते हैं. ठीक है. देखो, मैंने अगेन सबसे पहला मेरा टिप है कि आप रियल एस्टेट एजेंट बन जाओ. एक दोस्त को क्या नाम है, आप मॉर्गेज एजेंट बनाओ. अगर आपकी वाइफ है तो आप अपनी वाइफ को मॉर्गेज एजेंट बनाओ, तो शी शुड बिकम मॉर्गेज एजेंट. मॉर्गेज एजेंट को घर रह के काम हो सकता है, अपने घर में बैठे बैठे काम कर सकते हैं. लेडीज को बड़े काम होते हैं, आप उसको मॉर्गेज एजेंट बना दो और खुद रियल एस्टेट एजेंट बनो, क्योंकि उसको इधर से उधर जाना पड़ता है. ठीक है. दूसरी चीज, आपने कहीं ना कहीं जीसी लाइसेंस, जनरल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस अपने रोड मैप में डालना है. इसके बिना आप स्केल नहीं कर पाओगे. इसको डिफरेंट लेवल ऑफ स्केलिंग होगी. मैं एक एक करके सारी बातें आपसे करूंगा. ठीक है. एक ना होम इंस्पेक्शन का कोर्स होता है, आप वो करो ताकि आप घर के अंदर जाए उसको इंस्पेक्ट कर सकें. ठीक है. चौथा, सबसे पहला स्टेप है, आप कम से कम 15 साल पुराना एक घर ले लो, ताकि आपको घर की हर प्रॉब्लम आपके सामने आए और आपको घर के बारे में ऑर्गेनिकली हर चीज की नॉलेज हो जाए. ठीक है. ये मैं छोटे छोटे टिप, देखो मिक्सअप्स है, कोई चीजें टेक्निकल है, कुछ चीजें नॉन टेक्निकल, कुछ चीजें खुद के लिए घर खरीदना है, सारा मिक्सअप सा कर दिया मैंने. राइट. ताकि आपको पता चले कि होता क्या है, घर की ओनरशिप का मतलब क्या है, और घर को ठीक करने में रूफ, गटर, विंडो क्लीनिंग, ये अप्लायंसेस ठीक होना, ये ठीक होना, HVAC सिस्टम, फ्लोरिंग, सब फ्लोर, ये सब आपको आना चाहिए. अगर आप रहोगे घर में तभी आपको पता चलेगा. नहीं. ठीक है. तो ये हो गया आपके, और मैं सिर्फ से एक एक टिप देता रहूंगा. ठीक है ना. सारा बताता हूँ कि क्या, मैं आपको स्ट्रेटेजिक रोड मैप भी बताने की कोशिश करूंगा. मेरे पास है पूरा प्लान. आप ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फोरक्लोजर्स. इस पूरी साइकिल को स्टडी कर लो. मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूँ. एक बंदे ने घर की किस्त देनी बंद कर दी, तो बैंक इमीडिएटली उस पर फोरक्लोज नहीं कर सकता. 3 महीने उनको वेट करना होता है. जगह जगह का फर्क है. मैं कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूंगा आपको. फैक्चुअल नॉलेज आप जब आपको पता चलेगा इस तरह से सोचना, तो आप गूगल मार के भी चेक कर सकते हो किसी स्टेट के लिए. आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो. लेकिन अगर आपको मालूम ही नहीं कि चेक क्या करना है, तो फिर आप क्या पूछेंगे चैट जीपीटी से भी. जनरल तो नहीं बोलेंगे ना, मेरे को अमीर बना दे, मेरे को रियल एस्टेट की यूज करके अमीर बना दे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना. और बोल दो ऐसे, तो बोलने में आपका क्या जाता है, लेकिन चैट जीपीटी तो नहीं आंसर दे पाएगी ना, कहेगी ले अमीर बना दिया. तो समझ रहे हो. तो आपको मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको नोट करो कि ये पॉइंट्स हैं,
आप मुझे आके ये मत बोलना अरे 3 महीने नहीं था, 3.25 महीने था, ये बड़ी बेवकूफ़ों वाली इंसाइट होगी आपकी तरफ से, मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। मैं आपका ये नहीं कह रहा कि मैं नेगेटिव ना बोलो, पर मैं ये समझा रहा हूँ कि समझदारी शो करो, अकल से काम करना, मेरी बात को काटना तब जब आपको समझ हो कि मैं बात बात क्या कर रहा हूँ। 3 महीने 6 महीने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है नंबरों में, लेकिन जो हमारी डिस्कशन है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसकी वैल्यू जीरो, आपको पता चल गया कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो बड़े बड़े तौर पे 3 महीने तो उसने किस्त दी थी, तो जाके वो उसको, तो वो उस 3 महीने में प्री फोरक्लोजर में आता है, ठीक है। इस वक्त एक उस बंदे को शॉर्ट सेल करना अलाउड होता है, जगह जगह पे रूल डिफरेंट है, हर जगह पे रूल डिफरेंट है, ठीक है, चेक करना। लेकिन शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए उसका घर $1,000,000 का है, उसने 20% डाउन दिया था 200,000 और 8 लाख का है अभी, 8 लाख की उसकी लोन है, लेकिन उसको मालूम है कि मेरे घर की वैल्यू सिर्फ 7 लाख रह गई है, तो इस पॉइंट पे वो कई बार 7 लाख का बेच देता है और 7 लाख सीधा बैंक को चले जाते हैं, यानी कि ही इज लेटिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट, फिर उससे किस्त नहीं दी जा रही। कई बार क्या होता है, वो मिलियन का होता है, उसको मालूम है कि अगर मैं अगर अगली स्टेजेस में जाऊंगा तो मेरा खर्चा बढ़ सकता है एंड ऑल दैट, तो 950 के में दे देता है 150, क्योंकि आजकल से अच्छी मार्केट है, जिसने मिलियन का खरीदा उसकी वैल्यू शायद 1.1 है, तो उसका 1.05 का आपको दे दे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सारा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इस पॉइंट पे ना कई बार अच्छी डील्स मिल जाती हैं, स्पेशली आजकल प्री फोरक्लोजर की ही मार्केट है, पर चलिए हम अपनी बात करते हैं, ठीक है। तो प्री फोरक्लोजर को समझते हैं कि ठीक है, 3 महीने बाद वो उसको वो उसमें डाल देता है, वो बैंक उसको वो दे देता है, नोटिस दे देता है, ऐसे तब भी प्री फोरक्लोजर में ही रहता है, दोनों स्टेजेस को प्री फोरक्लोजर ही बोलते हैं, तब भी प्री फोरक्लोजर में रहता है और दोनों स्टेज को प्री फोरक्लोजर ही बोलते हैं। इवेंचुअली जाके उसको एक काउंटी नोटिस देती है कि इस दिन शरीफ आएगा तेरा घर ऑक्शन करेगा, उसके पहले पहले या तो तू बेच दे या बैंक को तो अपने पैसे दे दे, ठीक है। अगर वो दे देता है ग्रेट, अगर वो नहीं, या उसको बेच देता है ग्रेट, अगर वो नहीं देता तो शरीफ आके एक दिन उसकी ऑक्शन करता है। शरीफ की ऑक्शन के समय टिपिकल सिचुएशन क्या होती है कि घर को इन्वेस्टर्स है, मान लो उसने खरीदना है, कि आप इन्वेस्टर आपको खरीदना है, राइट, जो जो होम ओनर वो किस्त नहीं दे पा रहा, राइट, तो आपको घर देखने को नहीं मिलेगा, तो आप जब शरीफ ऑक्शन में बैठते हो आपको घर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। जस्ट लेटिंग यू नो, ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपको पता नहीं कैसे पढ़ पढ़ के कहाँ पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे जिससे आपके सामने आएगा, आप शरीफ ऑक्शन में जाओगे, मैंने तो ऐसे नॉलेज इकट्ठी की है। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, मैं 2010 में मैंने रियल एस्टेट लाइसेंस लिया था न्यू जर्सी में, ठीक है, और मेरी वाइफ सर्टिफाइड अप्रेजर थी, हमने दोनों ने काम स्टार्ट किया था बड़े जोरों शोरों से, उस वक्त हमने 100 घर देखे होंगे, ठीक है ना, 100 के करीब घर देखे होंगे, ज्यादा ही देखे होंगे, शायद 300 ही देखे होंगे, 200 देखे तो बहुत सारे थे, 100 हमने मतलब सीरियसली जाके जाके विजिट करके अंदर जाके देखे थे। हमारे पास रियल एस्टेट लाइसेंस था तो की थी मेरे पास, मैं जाके किसी भी घर को खोल के देखता था, फोरक्लोजर बहुत होते थे, जाके घरों को देख के आता था मैं, ठीक है। तो मैंने बहुत घर देखे, फिर मैंने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑक्शंस जाके देखी हुई है, ऑक्शंस कैसे काम करते हैं, मैंने जा जाके ऑक्शंस देखी हुई है, मैंने प्री फोरक्लोजर को बाहर से देखा, अंदर से देखा, समझने की कोशिश की वो कैसे काम करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स की जगह जाके घंटियां मारी, पड़ोसियों की, लोगों से आते थे पूछा कि घर का फंडा क्या है, और ऑनलाइन रिसर्चेस की हुई है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी किसी काम आ जाए अगर आनी है तो, ठीक है ना। मैं इसको निकाल के आपको कहीं ना कहीं बताऊंगा कि आप कैसे काम करो तो इट मे वर्क, इट मे वर्क, ठीक है ना। और वो बड़ी ऑनेस्टली नॉलेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। हम अपनी बात करते हैं, मेरे को जितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं सारे बताऊंगा, मैं तो कोशिश करूँ उसके अंदर स्ट्रक्चर आ जाए, मतलब मेरे पास स्ट्रक्चर आने का कोई तरीका है नहीं वैसे, ठीक है। अब जब शरीफ ऑक्शन होती है तो उस वक्त की शरीफ ऑक्शन होगी, वो शरीफ ऑक्शन के बाद वो बैंक के पास चला जाता है, टिपिकली बैंक के पास चला जाता है, ठीक है। बैंक जाके, क्योंकि बैंक ने लोन दिया ना 800 के का, तो बैंक उसको मिनिमम 800 के में जरूर खरीद लेता है। बैंक के पास चला गया, अब बैंक क्या करेगा, उसको ठीक ठाक करके, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, कई स्टेट में ये लॉ होता है कि उसको ठीक करके बेचना उसने, बैंक ने, ठीक है ना। तो उसको ठीक करके उसको बेचता है, तो बेच देता है, और उसको बोलते हैं रियल एस्टेट ओन्ड, REO प्रॉपर्टीज और बैंक ओन्ड प्रॉपर्टीज। इसकी इसकी वेबसाइट्स बनी हुई है जहां पे या जाके दिखता है, ठीक है, दिखता है foreclosure.com पे, इसकी वेबसाइट्स बनी, जैसे फॉर एग्जांपल हटसन मार्शल करके नाम था शायद, ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट जहां पे इनकी ऑक्शन होती है, आप जाके इन घरों को खरीद सकते हो, तो आप इन घरों को वहां से खरीदो और रिटेल मार्केट में बेच दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब समझ रहे हो मैंने क्या बोला सारा, ठीक है ना। ऐसे से बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स निकलेंगे आपको, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ होता है। अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे तो आप मारे जाओगे, ठीक है ना। मतलब ये बता रहा हूँ आपका ना, जो पोर्टफोलियो बनाने का तरीका, अगर आपने एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह काम किया ना, जाके जैसे कि रिटेल बंदा जाके घर बाय करता है, जैसे एक बंदा बाय करता है, अगर आपने वैसे जाके रियल एस्टेट बाय की, रियल एस्टेट एजेंट से बात की, भाई मुझे अच्छा सा घर खरीद के दे, वो आपको लूटेगा ही लूटेगा और आपका बेवकूफ बनाएगा ही बनाएगा, रिजेक्टेड माल आपको देगा ही देगा और आपको बहुत महंगा घर देगा ही देगा। दैट्स हाउ ही मेक्स मनी, दैट्स हाउ ही गेट्स क्रेडिबिलिटी इन हिज ओन मार्केट। उसकी मार्केट है घर बिकवाना, राइट, तो वो पीछे आपको गड़बड़ करेगा ही करेगा, कोई आपको ऑनेस्टली हाथ नहीं देगा, आपके सारे पैसे चले जाएंगे। मेरा एक जानने वाला बंदा
इसी रियल एस्टेट उसमें ही है। मैंने वो मेरे फॉर्मूले नहीं यूज करता, तो मैं अब ये सभी फार्मूले की लिस्ट बना रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है ना। तो फिर ये आपको मिलेंगी, आप हडसन मार्शल जाके ढूंढो, अब आपको ढूंढो, आपको पता है बैंक ऑन प्रॉपर्टीज कैसे ढूंढो, जाके ढूंढो, आपको मिलेंगी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एक तो मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सारी हैं, जाके उनमें लॉग इन करो, उनके अंदर मेंबर बनो, उनके अंदर जाके अगर थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन है दो, और जाओ फोरक्लोजर का तो 20-30 रुपए का सब्सक्रिप्शन है उसको दो, और ताकि उसका मेंबर बनो, उसको जाके ढूंढो, सारा करो, अब जाके प्रॉपर्टी देखना स्टार्ट करो। वेबसाइट्स का डेटा कुछ कुछ जैसे कोई प्रॉपर्टी के बारे में डेटा लेना है, अच्छा रियल एस्टेट एजेंट बनने का बहुत बड़ा रीजन है, एक एमएलएस लिस्टिंग भी आपको मिलती है। दैट्स व्हाट एमएलएस क्या होता है, जाके आप ढूंढो, अब आप ढूंढो, मैंने आपको पॉइंट बता दिया, आप उसको ढूंढो कि क्या है, मतलब मैं आपको कच्चरपट्टी नॉलेज नहीं देने वाला, सॉरी, मैं आपको वो वाली बात बता रहा हूँ जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, जो आपकी गेम चेंज कर देंगे, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एमएलएस नहीं पता तो आप बेवकूफ हो, इसको मतलब आप रियल एस्टेट अंदर बिल्कुल ही नए हो, तो आप उसको छोड़ो मत, अगर आपको करना ही है तो फिर आप एमएलएस जाके करो, एमएलएस लिस्टिंग को समझो क्या होती है। तो एमएलएस लिस्टिंग की एक्सेस मिल जाएगी रियल एस्टेट एजेंट, तो आपको उसके अंदर बहुत डेटा मिलता है, बहुत सारा डेटा मिलता है, पुरानी सेल्स का, दिस एंड दैट। जीलो पे भी बहुत होता है, पर जीलो का डेटा पे क्या होता है, कई बार काम का डेटा साला जीलो पता नहीं कैसे काम करता है, छुपा देता है, समझो मैंने क्या बोला, ये देखो मैं बता रहा हूँ अब आपको ये बात, जीलो की ये प्रॉब्लम थी साली, जो साली काम की बात होती है जरा छुपा देता था पता नहीं, पर एमएलएस पे सारा डेटा है, ठीक है। एक और जगह जहां से बड़ा अच्छा डेटा होता है वो काउंटी का डेटा, पर आपको काउंटी में अक्सर जाना पड़ता है, कई काउंटीज का ऑनलाइन होता है, तो आपको जाके देखना पड़ेगा जिस काउंटी को आप टारगेट कर रहे हो उन काउंटीज के अंदर आपको जाके देखना पड़ेगा कि कहां पे जाके पार्सल का इन्फॉर्मेशन मिलती है, पूरे पूरे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कैलिफोर्निया में एपीएन नंबर है, अब वो एपीएन नंबर जहां तक मेरे पास ध्यान है मेरी काउंटी में है या पूरे कैलिफोर्निया में है, ये आपको जरा देखना पड़ेगा, एपीएन नंबर डजंट मैटर, हर जगह अलग रहता है। तो आप जाइए अपनी काउंटी की सर्च मारिए कि मुझे काउंटी, नॉट सिटी, नॉट स्टेट, काउंटी, काउंटी की सर्च मारी जाके, उसके ऊपर आपको डेटा दिखेगा, आपको जाके किस चीज की सर्च मारने से, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, कोई काउंटी काउंटी जहां पे जाके आपको प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स निकलवाने पड़ते हैं उसको भूल जाओ, सच में बहुत हेडेक होने वाला, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 का काम बन जाता है वो सारा, ठीक है ना। अब मैं आपको बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बताऊंगा जिसके कारण ये आपने किसी तरह से मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 के काम को अवॉइड करना है, राइट, रिमेंबर, क्योंकि मैंने आपको बड़े सारे वीडियोस बनाए और बताया कि आपका प्रीमियम टाइम, अगर आप इसके अंदर ये सब करोगे तो फिर आप जॉब कब करोगे, आपको अच्छा इसका पूरा स्ट्रेटेजिक रोड मैप भी होगा ना, जब तक आपको 150 के नहीं आने स्टार्ट होता है अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते। इंडिया की तरह नहीं है कि सिर्फ पैसिव है, इसको लेना भी पैसिव नहीं है, उसको मेंटेन करना भी पैसिव नहीं है, उसके अंदर कोई एचवीएसी का इशू आया, फ्लोरिंग का इशू आया, पानी का इशू आया, प्लम्बिंग का इशू आया, आपको सारा काम वाम छोड़ के उसको फोन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो कैलिफोर्निया के लॉ बता रहा हूँ, सब जगह लॉ सिमिलर होने वाले इस मामले में, तो जो मैं बताने वाला हूँ आपको, आपको घर देना पड़ेगा, टेनेंट को घर देना पड़ेगा रहने के लिए, उसको होटल का किराया देना पड़ेगा भाई, याद रखिए इस बात को। टेनेंट अगर, अच्छा कैलिफोर्निया का लॉ है, टेनेंट अगर रेंट ना दे तो 4 महीने लगते हैं उसको विक्ट कराने में, और वो मंडे टू फ्राइडे का काम रहता है, 8 to 5 का काम रहता है बहुत सारा, आपको लॉयर को ढूंढना, लॉयर को बताना, मनाना, समझाना, करना, सारा 8 to 5 मंडे टू फ्राइडे का काम है, हर स्टेज पे 8 to 5 मंडे टू फ्राइडे के काम बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अब याद रखना कि आपकी जॉब के साथ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, एक छुटकू मुटकू सी जॉब पकड़ी तो ठीक है, राइट, लेकिन अगर आपकी जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग स्टेट की जॉब के साथ करते हैं, ठीक है, तो आपको एक एक करके सारे पॉइंट सामने आ जाएंगे, इतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे दिमाग में, पता नहीं क्या क्या घूम रहा है, सारा आ जाएगा रैंडमली, आप उसको सारे को नोट करते रहना, एक एक पॉइंट लिख लो, और उसके बाद उसको इकट्ठा करो, उसको चैट में डालना, कहना स्ट्रक्चर इट, कि मैं क्या बोला है, तो आपके सामने पूरी स्ट्रक्चर आ जाएगी, उसको पूरा समझना, बार बार पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, सारे नोट्स लिख के ना चैट में डाल दो, कहना स्ट्रक्चर इट वेल, आपको स्ट्रक्चर बना के दे देगा पूरी की पूरी, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया काउंटी का रिकॉर्ड सर्च करते हैं, क्योंकि मैं करता होता था foreclosure.com पे जाके, मैं 100 प्रॉपर्टीज की लिस्ट निकलवाता था, 100 प्रॉपर्टीज, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं जब यहाँ पे आया था ना तो 100 प्रॉपर्टीज की लिस्ट निकलवाता था, और जैसे नई नई प्रॉपर्टीज निकलती थी, निकलती का मतलब फॉर सेल आती थी, और उस वक्त फोरक्लोजर का जमाना था, फोरक्लोज होती थी, मैं इमीडिएटली उसकी लिस्ट निकलवा लेता था। उन 100 प्रॉपर्टीज का मैं 4-5 पॉइंट्स से डेटा इकट्ठा करता था, एक तो जिलो से तो करता ही था, रेडफिन से, ऑनलाइन काउंटी रिकॉर्ड से, ये वो मैंने एक बंदी रखी हुई थी इंडिया में, देखो मैंने आत्मा प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था, मेरे पास एक असिस्टेंट थी इंडिया के अंदर जो $1 पर आवर में, आई थिंक $1 मुझे 100 प्रॉपर्टीज लिख के देती थी, वो फिलीपींस में रहती थी, वो मुझे 100 प्रॉपर्टी का डेटा इकट्ठा करके देती थी, 4-5 वेबसाइट हर, मैं ज्यादा ये मास्टर लिस्ट है, ये नई नई जो प्रॉपर्टी निकलती थी foreclosure.com पे आती थी, और वो जाती थी वहां से जाके सारे काउंटी से डेटा, रेडफिन से डेटा, सारे से 100 पॉइंट सिस्टम इकट्ठा करती थी, मे बी $1 में शायद 10 करती होगी, ध्यान नहीं मुझे, $1 में यार 100 तो बहुत ही कम है, 100 तो बहुत ही एक्सपेंसिव, सस्ती पड़ गई, 10 ही करती, मुझे इतना ज्यादा बस $1 पर आवर पड़ती है, जो भी मुझे टाइम लगता था, तो इतने सस्ता आपको बंदा ढूंढना, वो आपको सारा डेटा इकट्ठा करके दिया करेगी। काउंटी बड़ी मैनुअली से काम करती है, रेडफिन ये सब के अंदर पता नहीं अब कैसे सारा डेटा इकट्ठा करोगे एक जगह पे, ठीक है ना। फोरक्लोजर पे काफी सारा डेटा, कुछ डेटा फोरक्लोजर पे होता था, कुछ जीरो पे, कुछ रेडफिन पे, कुछ रियल्टर पे, कुछ यहाँ पे, मैं कुछ 10-15 वेबसाइट थी, एक ऑब्वियसली काउंटी था,
वहां से इकट्ठा करके वो डेटा इकट्ठा करके एक सारा इकट्ठा करती होती थी और मेरे को एक शीट में देती थी, वहीं से मैं फिल्टर्स वगैरह लगा के चेक करता था मेरी कौन सी प्रॉपर्टी देखने लायक है। ठीक है, प्रॉपर्टी का एक 12% का रूल आपको पता होना चाहिए। 12% का मतलब है कि 1% रेंट आना चाहिए आपको हर महीने, यानी कि 100,000 की प्रॉपर्टी तो 1,000 रेंट आना चाहिए, 300,000 की प्रॉपर्टी तो 3,000 आना चाहिए, 5,000 की प्रॉपर्टी तो 500,000 की प्रॉपर्टी तो 5,000 रेंट आना चाहिए। ये 1% रूल आप याद रखिए। उस जमाने में 1% वाली प्रॉपर्टी आराम से मिल जाती थी, अभी नहीं मिलती। 8 से 9% वाली प्रॉपर्टी मिलना बहुत अच्छी बात है। ये भी एक रूल है जो भी आपको समझा रहा हूं मैं, सारा आपको नई नई बातें बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजी कुछ चीजें आपके लिए रियली एज ए फैक्ट बड़ा अच्छा काम करेंगी, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट हैं, अब अपने अभी देखना सारा। 8% 9% के करीब बनेगी, पर इससे कम लेना वो होगी, सुसाइड होगा। क्योंकि 1 से 2% देखो ना, सिर्फ मॉर्गेज रेट्स नहीं होते, 1-2% तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अच्छा, टैक्सेस में अगर काम करो, जगह का चेक करना, टैक्सेस में तो 4-4% प्रॉपर्टी टैक्स है, और फ्लोरिडा में कम पता नहीं कितना, जाके चेक करो कितना परसेंट प्रॉपर्टी टैक्स होगा, तो कैलकुलेशन पूरी करना, मंथली आउटबाउंड कितना है। मॉर्गेज और प्रॉपर्टी टैक्स और इंश्योरेंस, ये 3-4 आउटबाउंड हैं जो आपके जरूर जाएंगे। घर की इंश्योरेंस अगर आप टेनेंस अगर रेंट पे दे रहे हो तो रेंट इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी एक और। ठीक है, ये सारे तो मिनिमम है। अगर आप प्रॉपर्टी मैनेजर रखने की सोच रहे हो तो प्रॉपर्टी मैनेजर की कॉस्ट सारा मिला के आपको पता चलेगा आपका कितना है। ठीक है, ये आपको पता करना है। अपने पैसे डालने वाला सिस्टम मैं आपको कम कर, मैं आपको बड़ी मेथड देने वाला हूँ जिससे बड़ा काम कर सकती है। अब आपको फिक्सर अपर्स को समझना पड़ेगा कि फिक्सर अपर्स कैसे काम करते हैं। ठीक है ना, कि मान लीजिए आपने अच्छा, शहरी ऑक्शन में प्रॉपर्टी पता है कितनी होती है? 5 लाख की प्रॉपर्टी आपको पता है कितनी सस्ती मिल जाती है? 3 लाख की, 2.5 लाख की, 2 लाख की। अब 2 लाख की लो आपने देखी नहीं है, उसको ठीक करवाओ, लाख खर्चा करो, 3 लाख की प्रॉपर्टी वो वाली आ गई 5,000 में, और आपको 3,000 के रेंट, वो 4,000 के रेंट पे चढ़ गई आपको, तब जब जाके या 3,000 के रेंट पे चढ़ गई आपको, 12% वाला आप नंबर अचीव कर लेते हो। तो 12% का नंबर अचीव कर, अच्छा इसके अंदर अपनी पॉकेट से भी पैसा नहीं जा रहा। ठीक है ना, आप देख रहे हो सारा, मैं आपको पता नहीं कितनी बड़ी बात बता दी, अब आप देख लेना अपने आप थोड़ा सा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आप उसको रीफाइनेंस कराते हो, तो इसलिए मॉर्गेज एजेंट जरूर होना चाहिए, घर में कोई बंदा, घर का बंदा होना चाहिए। मॉर्गेज एजेंट ऐसे है राम जाते होते हैं ना, इतनी छिल लगाएंगे साला तुम्हारा पैंच और रोना निकाल देंगे, याद रखना इस बात का। मॉर्गेज एजेंट घर का होना चाहिए, ऐसा छिल लगाएगा, ऐसा छिल लगाएगा, 7% का तेरे को दे देगा, जबकि 5% रेट चल रहा है मार्केट में, ऐसा छिल लगाएगा, तेरा ये नहीं है, तेरा वो नहीं है, और तेरे से ज्यादा डाउन पेमेंट करवा देगा, और जिस दिन तेरी क्लोजिंग होगी उस दिन रोने धोने लग जाएगा, तेरा पंगा करवा देगा। तो इसलिए तो उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो मॉर्गेज एजेंट की गेम है ये बहुत ज्यादा, फाइनेंस की गेम बहुत ज्यादा है, ये 2-3 चीजों की गेम है। रियल एस्टेट मैंने पहले बताया आपको, रिपेयर्स वगैरह आनी चाहिए, सारा आपको नॉलेज होनी चाहिए, घर की रिपेयर वगैरह का भी ये काम है। ये रियल एस्टेट का काम सिर्फ बाइंग सेलिंग का काम नहीं है, ये रिपेयर का काम है। लेकिन दूसरा ये फाइनेंस की गेम है बहुत बड़ी, क्योंकि जिस दिन आपको, आपने मान लो 6% पे आप ले रहे हो लोन, 5.5 या 7% पे आज की डेट में चल रहा है, 6.5 6.5 चल रहा है, आपने इस पे मान लो ये पोर्टफोलियो बना लिया, जिस दिन 4% पे आया आपको रिफाइनेंस कराना ही कराना है सारे पोर्टफोलियो को। उस दिन आपको आपके बहुत सारा पैसा निकल के आ जाएगा, वही आपकी असली कमाई है। ये बात समझना है। ये लोन्स नॉन रिकोर्सेबल है। अब चैट जीपीटी से पूछे कि क्या मतलब है इसका, बड़े बड़े तौर पे बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये लोन घर के अगेंस्ट है, अगर आपने पैसा निकाल लिया तो आपका पैसा नहीं ले सकते। अब ये अब जो लोन देते हैं ना वो, तो लोन जो, हाँ, इसको समझना है, इसको समझना है सारा। मैंने जो क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीज समझनी बहुत जरूरी है। रिफाइनेंस कराते समय दो तरह से होता है, एक होम इंप्रूवमेंट के अगेंस्ट कराता है, एक दूसरा मतलब रेगुलर यू कैन टेक द इक्विटी आउट, वो पता करना है दूसरा मेथड क्या है। क्योंकि अगर आप बोलोगे होम इंप्रूवमेंट करना है, फिर वो नहीं लेना अलाउड। ठीक है ना, तो आप ये सारा, ये मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बताएं, क्योंकि इसके कारण जेल भी हुई है एक बंदे को। आप जाके गूगल मारना, सैक्रामेंटो में किसी को जेल हुई थी, उसने लिखा था होम इंप्रूवमेंट के लिए ले रहा हूँ लोन, लेकिन ले लिया तो उसने किसी और के लिए, तो मॉर्गेज एजेंट को भी जेल हुई थी, उसको भी जेल हुई थी, ऐसे बथेरे सारे केसेस हैं। तो इसलिए इस बात को समझना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को सोचना पड़ेगा, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए, मैंने को बता दिया, फिक्सर पर वाली बात भी बता दी। फोरक्लोजर में, फोरक्लोजर का मतलब, अच्छा ये ना, जो जो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी 3 लेवल पे एग्जिस्ट करती है। रिटेल वैल्यू, यानी कि वो फैंसी बना के क्लीन क्लून करके सामने रख देंगे, रिटेल जो बंदे ने यूज करने के लिए, अपने होम मतलब होम ओनर बनना, उसने यूज के लिए लेना है, तो वो लेगा। लेट से मान लो 5 लाख का घर, वही घर 4.5 लाख का है थोड़ा इन्वेस्टर मार्केट में, वही घर फोरक्लोजर में 4 लाख का है, वही घर फिक्सर पर में 2.5 लाख का है, और उसमें 50-60 हजार का खर्चा का। ये इंडिया नहीं है कि भाई 1.5 लाख का अगर घर का खर्चा आना है तो 4 लाख का घर है उसकी वैल्यू, 5 लाख की घर है वैल्यू, तो 2.5-2.5 लाख इतना इतना फर्क होता है उनके प्राइसेस में। तो आप 2.5 लाख वाला घर टारगेट करो, उसको लो, 50 हजार डालो, कहोगे 50 हजार डालने से 4 लाख ऐसे वैल्यू होती है, तो कोई भी डाल देगा। लोग कैश डालना पसंद नहीं करते, लोग कैश डालना पसंद नहीं करते, राइट। लोग कैश डालना पसंद नहीं करते, लोग 2 लाख का घर लेते हैं
और 2 लाख का घर लेते हैं, अच्छा कैश ठीक है ना, तो आपके पास कैश है, तो आम आदमी कैश नहीं दे सकता जो 5 लाख का ले रहा है, 4 लाख का ले रहा है, आपके पास कैश है, आप 2 लाख का घर लोगे और 50 के उसके ऊपर खर्चा करोगे और वो सीधा उसकी वैल्यू 4 लाख हो जाएगी, आपकी इमीडिएटली इक्विटी बन गई 150 के, आप अपने सारे पैसे उस वक्त रीफाइनेंस करके निकाल भी सकते हो। अच्छा, यू नीड टू अंडरस्टैंड पीएमआई आल्सो, पीएमआई प्राइवेट मॉर्गेज इंश्योरेंस, ठीक है, तो ये आपके, ठीक है ना, तो ये आपको ये समझना है कि अगर आपका 20% से कम डाउन पेमेंट दिए तो आपको पीएमआई लेनी पड़ती है, जो आपकी एडिड कॉस्ट हो जाती है, विच गोज अप टू 1% ऑफ द टोटल वैल्यू, तो बहुत हाई हो जाती है, तो वो आपको जरा फैक्टरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम होम बायर, आप अपने लिए जब घर खरीदते हो 3% में खरीद सकते हो, ठीक है, 3% डाउन पेमेंट में खरीद सकते हो, कोई बुरा आइडिया नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि 2 साल, अच्छा जब आप घर बेचते हो, तो जब भी आप घर बेचते हो, अगर उसमें आप 2 साल रह के घर को बेच रहे हो, तो उसमें अगर 500,000 तक का वो हुआ, इजाफा हुआ हस्बैंड वाइफ को, हस्बैंड के केस में, अकेले बंदे के केस में 250 के का, 250 के, 250 के, 250 नहीं 250 के, हाँ 250 के, 250 के का अगर आपका वो होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, तो आपको उसका कोई टैक्स नहीं देना। तो ये बातें समझनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि लोग इस तरह अपना अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्ड करते ले आते हैं। आपका गोल है आपको 3 से 4 लाख पैसे निकालने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी गोल बता रहा हूँ, अगर मुझे उस वक्त पता होता तो मैं कर लेता, अब मुझे नहीं पता था, तो यहीं पे मैंने गलती की है। एक और चीज, आपका जो पोर्टफोलियो आपको इतना बड़ा होना चाहिए, आपको $60,000 पर मंथ मंथली इनटेक है रेंट की, मैंने पहले बताया था ना परसेंटेज में 8%, अब मैं एक और बात बता रहा हूँ कि आपको 50 से 60,000 आ रहा है, ताकि आपका अगर 8% पे आ रहा है तो आपका एक गोल बन जाता है कि मैं सारा घर पे ऑफ कर दूं तो मेरे को 50-60,000 रेंट आने लग जाएगा, राइट। लेकिन ये प्रॉपर्टी टैक्स के पहले है, सो प्रॉपर्टी टैक्स मतलब भी याद रखना। मैं तो पहले से बता रहा हूँ भाई, मैं रियल एस्टेट बिजनेस के अगेंस्ट हूँ, इतना सारा कुछ करने के बाद, इतना कुछ 20 साल फूकने के बाद आपका कुछ नहीं लगने वाला, आई नो दैट, बट जिस तरह से मैं अगर उसका करोगे तो यू विल प्रोबेबली एंजॉय रिचनेस, रिच वाली लाइफ नहीं आएगी। बड़े सारे लोग वीडियो, टोबी मिथायस, हरप्रीत सिंह, जसप्रीत सिंह, ये सारे के सारे बहुत पुअर है, जसप्रीत सिंह तो होंडा कॉर्ड चलाता है, क्योंकि ये एक बात नहीं समझ पाते, रिच डेड पुअर डेड वाला इनका बेवकूफ बना के निकल चुका है, वो तो अपना स्पीकर्स और बुक से पैसे ज्यादा बनाता है, रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट जो भी बनाता है, रियल एस्टेट में और भी फंडे होते हैं ना, रियल एस्टेट में मैं भी फंडों में आ रहा हूँ, ठीक है। आपको लगता है रियल एस्टेट यहाँ पे अमेरिका में ऊपर ही ऊपर जाती है, अपने दिमाग से निकाल दो, ये बिल्कुल निकाल दो, मैंने बड़ी बार ये वीडियोस बनाई है। ऑस्टिन के अंदर एक वो बिकी है, अभी रिसेंटली बिकी है कोई, वो जो 10 मिलियन की बिकी है, जिसकी वैल्यू 200 मिलियन थी। वो यहाँ पे सफेद हाथी हैं, इनको मेंटेन करना पड़ता है, इनकी प्रॉपर्टी टैक्स वो सब तो इनके हैं ही, खर्चे तो हैं ही, इसके अलावा इनको मेंटेन करना पड़ता है, इनकी ऑक्यूपेंसी हाई रखनी पड़ती है, इनको किराए पे चढ़ाना पड़ता है, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, तो उसके अंदर जाना थोड़ा सा लंबा काम है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, मैंने आपको बताया ये रिपेयर वगैरह समझने की गेम है, और ये फाइनेंस की गेम है। तीसरी चीज बताने वाला कंस्ट्रक्शन की गेम है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के केस में आ जाते हो ना, तो आपको इवेंचुअली एक दिन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करना है। ये एक दिन का मतलब ये होता है कि आपके स्ट्रेटेजिक रोड मैप पे 5, 6, 7 साल बाद ये भी होना चाहिए, ठीक है ना, आपके स्ट्रेटेजिक रोड मैप पे होना चाहिए। तो आप तब आपका पोर्टफोलियो कैसा, तब आपका बना का पोर्टफोलियो जो बड़ा ही वेल प्लान होगा। और जिस दिन आप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स लिए, हाँ आपकी गेम चेंज होगी। तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से गेम चेंज होती है। मल्टी फैमिली पे आते हैं। मल्टी फैमिली पॉवर्टी ही देंगे, लेकिन वही वाली बात आती है, अगर आपने जिस तरह से लिया 8% या 9% वाले फॉर्मूले पे लिया, तो 12% वाले फॉर्मूले पे होनी चाहिए। मल्टी फैमिली तो पर्पस ही रह तो सकते नहीं है। अच्छा, अब आपको एक और बात बताता हूँ, देयर समथिंग, ठीक है, मल्टी फैमिली रह तो कोई सकता नहीं है, ठीक है ना, इसका उसी से मुझे याद आ गया, वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है, वहां पे कोई रहना नहीं पसंद करता, यानी आप रहोगे नहीं, घर के लिए नहीं। सिंगल फैमिली होम ज्यादा बढ़ते हैं, जो कॉन्डोज होते हैं कम बढ़ते हैं, टाउन होम उससे ज्यादा बढ़ते हैं, दोनों पर कम ही बढ़ते हैं, दोनों कम वाली कैटेगरी में सिंगल फैमिली होम ही बढ़ते हैं, ठीक है, सिंगल फैमिली होम बढ़ते हैं, क्योंकि वो इवेंचुअली सिंगल वो बंदा ले लेता है, और सिंगल फैमिली होम का प्राइसेस बढ़ता है, यहाँ पे ज्यादा बढ़ता है। जैसे इंडिया में लैंड ज्यादा बढ़ती है, आपको पता होगा, रॉ लैंड सबसे ज्यादा बढ़ती है, लैंड ज्यादा बढ़ती है, वैसे ऐसी कुछ बात है, और सबसे कम बढ़ते हैं कॉन्डो, राइट। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा तगड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्डोज में एचओए भी होती है। जब आप घर को एनालाइज करो, मैंने याद है मैंने प्रॉपर्टी टैक्स बताया था, मैंने बोला था कि ये भी चीज इंक्रीज होती है, एचओए भी होती है हर मंथली कॉस्ट में। अब एचओए कहीं की घरों में होती है, देन देयर इज सम फैंसी नाम देके कोई और चीज भी डाली होती है, जैसे कि मेलोरूस है, एल्ट्रोडो हिल्स में कई घरों में मेलोरूस है। अब ये मेलोरूस क्या होती है, अपने मतलब अपने दिमाग खराब करने के लिए, अपने बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ये आपको चैट जीपीटी उस काउंटिंग के लिए पूछ लेना कि यहाँ पे कोई रिकरिंग कॉस्ट है तो घरों की, तो शायद आपके सामने आंसर आ जाए, तो आपके पास वो आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर काउंटिंग में कोई ऐसे कोई फैंसी नेम से कोई बिल्कुल ही डिफरेंट नेम से। मेलोरूस क्या होता है, समझ रहे मैंने क्या बोला, ऐसे फैंसी नेम से कोई रेकरिंग कॉस्ट डाली हुई इंजेक्ट की हुई है घरों के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है, मैंने पर आपको जनरल तो बता दी, इंश्योरेंस वगैरह बता दी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, यहाँ पे दोबारा बताया था, रियल एस्टेट की ओनरशिप की आपको सारी चीजें समझनी है।
कि आपको समझनी है कॉस्ट ऑफ ये इंश्योरेंस, ये सब जो होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स और HOA और ये सारे तो होते ही हैं, मॉर्गेज और मॉर्गेज वो तो सब है ही। आपको ईयरली मेंटेनेंस करनी पड़ती है, HVAC की सर्विसिंग करानी पड़ती है, काफी सारी चीजों की सर्विसिंग होती है। HVAC मतलब कि हॉट, ये क्या नाम है, हीटिंग एंड कोल्डिंग सिस्टम, इसको सर्विसिंग करानी। एग्जांपल दे रहा हूँ, जो गटर्स होते हैं 3 महीने बाद क्लीन करना, इसको मेंटेनेंस बोलते हैं। अगर आपका पूल शूल वाला घर मत लेना भाई, पूल शूल वाला घर मत लेना, ठीक है, पूल को अवॉइड करना, ठीक है। टेनेंसी के लिए आप बस सिंपल सी बात है, मतलब मैंने जो देखा है गोरे ही बेस्ट रहते हैं, ठीक है। इसके बड़े रूल्स होते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एंड ऑल दैट, तो आप जरा देखना कैसे करोगे इसको करने का पूरा तरीका होता है। तो अगर आप उसको फॉलो करोगे तो यू मे बी एबल टू मतलब इरेडिकेट दोस पीपल हु आर नॉट एलिजिबल फॉर इट, हु यू शुड नॉट बी, यू डोंट वांट टू गिव दिस। अब आपने पूल वूल मत लेना, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा था कि हाँ रिप्लेसमेंट, तो इस तरह से होता है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट होती है और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होती है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट होती है। रिप्लेसमेंट की रूफ रिप्लेस करनी पड़ेगी 7-8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद। आप देखना आपकी रूफ की रिप्लेसमेंट किया है। कहेंगे क्या, कई बार क्या होता है, गोरे आपको कोई आपको घर चिपका देगा, उसको मालूम है कि घर 20 साल पुराना है, सब चीजों की रिप्लेसमेंट होने वाली है, तो आपको घर चिपका के निकल लेगा, ठीक है। तो आपको एकदम से कॉस्ट हिट करेंगे। अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर कर रहे हो, मैंने बहुत, तो आपको बड़ा हिट करेगा। मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी कि अपना घर की बात नहीं हो रही, अपना घर होता है उसकी बात नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात हो रही है। जहां पे आपको पैसे कमाने हैं, तभी तो जसप्रीत सिंह गरीब है। वो इसलिए गरीब है क्योंकि कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइट बहुत का मामला है। इंडिया की तरह नहीं है कि झुग्गियों से आप 4-5 बंदे लाओगे सारा काम करा लोगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे खुद करना पड़ता है, यहाँ पे आत्मा प्रॉब्लम है, आत्मा डर, आत्मा का डर, दो आत्माएं हैं, राइट। असिस्टेंट नहीं मिलेगा, टेक्निकल बंदा नहीं मिलेगा, मैनेजर नहीं मिलेगा, अकाउंटेंट नहीं मिलेगा, एडमिन का बंदा नहीं मिलेगा, आपको अकाउंटिंग के चक्कर खुद लगाने पड़ेंगे, काफी सारी खुद करनी पड़ेंगी। असिस्टेंट नहीं मिलेगा, सारी रियल एस्टेट एनालिसिस खुद करना पड़ेगा। टीम नहीं मिलेगी आपको, मेरे पास बंदे हैं, 2 बंदे वहां जाएंगे, 1 बंदा यहाँ जाएगा, चलो सारे प्रॉपर्टीज देखे आएंगे। नो, मैनेजर नहीं मिलेगा, ठीक है। मिनियल जॉब्स करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, घर की सफाइयां खुद करनी पड़ सकती है, बहुत कुछ ऐसे होगा, इसके लिए रेडी हो जाओ, अपना हाथ समझ लो कि इसको करना है। मिनियल जॉब्स खुद करनी पड़ेंगी। आत्मा का डर, डी से ड्राइविंग खुद करनी पड़ेगी, सारी ड्राइविंग राउट खुद करनी पड़ेगी यार, रिसर्च एंड एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, ठीक है। सारा रिसर्च एनालिसिस खुद करना पड़ेगा। जो सीपीए और लॉयर हैं, इस मामले में याद रखना, आपका बुद्धू बनाने के लिए बैठे हैं, आपका दिमाग खराब करने के लिए बैठे हैं। चलिए अगली चीज पे आते हैं, कॉस्ट सेग्रीगेशन स्टडी के बारे में जरूर पता करना। इससे क्या होता है, 27 to 28% ऑफ द प्रॉपर्टी आपको इमीडिएटली उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि आपकी ग्रॉस से निकल आता है। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली क्रिएट अ गुड कैश फ्लो, क्योंकि आपके केस में फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कैसे नहीं लगेगा, मैंने क्या बोला, ये आपको थोड़ा सा खुद एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए आपने 100,000 की प्रॉपर्टी लेनी है, आपका 20% उसको उसने में पैसे देने हैं, राइट। लेट से उस साल आपकी कहीं से इनकम $3 लाख है, अगर आपने वो प्रॉपर्टी ले ली तो आप अपने तो उस 27% पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, 27%, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं थोड़ा तेजी बोल रहा हूँ ताकि मेरे को ना, मैं किसी चीज के डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मतलब मेरा दिमाग वहां ना चला जाए, आपके लिए मैंने सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट इकट्ठे कर दिए एक जगह। तो 27% पे लगेगा आपको। तो आपको बेसिकली आपको जैसे 27,000 का रिबेट मिलेगा 3 लाख में से, तो आपको ग्रॉस में से चला गया, तो आप अपनी ग्रॉस में से यूज कर रहे हो डाउन पेमेंट, ये इसका बेनिफिट हो गया आपको, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको पूरा इसका पूरा कैश फ्लो एनालिसिस करना पड़ता है। तो यार थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कभी डिटेल में चाहिए तो पता नहीं, मैं तो नहीं बनाऊंगा, मेरे पास तो कहाँ टाइम टू, मैं, पर आपको कॉस्ट सेग्रीगेटेड स्टडी उसका मैथ्स पूरा सा करना पड़ेगा। आपको एक मैथ समझना पड़ेगा। आपने 20% डाउन डाला, मान लीजिए आपने 3 लाख की ली, वो ली, क्या नाम है, रियल एस्टेट ली, और वो आपको 6 लाख की होगी, तो बंदे कहते हैं डबल होगी, डबल नहीं, आपकी डबल नहीं हुई, आपकी 20, आपने 20% डाला है, तो आपने 60,000 डाला है, तो आपकी वो बेसिकली 300 के की हुई, तो आपका वो 6 गुना हो गया। 60,000 की आपकी इक्विटी थी, अब 360 के आ गया आपके पास, तो 6 गुना पैसे आए आपके पास, ठीक है। ये बात बेसिक समझ ऐसा लोगों को समझ नहीं आता। डिस्पाइट दिस मैथ्स, रियल एस्टेट इज अ बैड थिंग, डिस्पाइट दिस मैथ्स, रियल एस्टेट इज अ बैड थिंग, ठीक है। आपको समझना है कि जब आपको जब टैक्स लगेगा, जब आपको टैक्स लगेगा तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जब रियल एस्टेट बेचोगे, तो आपको 1031 एक्सचेंज समझना कैसे काम करती है, ठीक है। 1031 एक्सचेंज, कुछ बैंक्स होते हैं जो एलएलसी के थ्रू कर देते हैं, एलएलसी के थ्रू बैंक्स कर देते हैं 1031 एक्सचेंज। 1031 एक्सचेंज क्या होता है, ये आपको रिसर्च करनी है। 1031 एक्सचेंज को एलएलसी के थ्रू करने वाली बात मैंने क्या बोली, आपको रिसर्च करनी है, क्योंकि इसमें एक इशू है। जब आपके पास एक्सचेंज करना है ना, तो बेसिकली फंडा ये कि आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी बेची, तो आपको उस पर टैक्स देना, कैपिटल गेन्स टैक्स देना। जैसे 3 लाख की थी, खरीदी आपने, 5 लाख की बेची, मान लो। अच्छा, डेप्रिसिएशन रिकैप्चर टैक्स पे जो रिसर्च कर लेना कि क्या होती है। ये अपने 3 लाख की जैसे खरीदी, हमने डेप्रिसिएशन कर दी थी थोड़ी थोड़ी, रिमेंबर 27% ऐसे करके, तो उसकी ऑन पेपर वैल्यू 2 लाख है। आपने जब 5 लाख की बेची, आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगेगा और डेप्रिसिएशन रिकैप्चर टैक्स भी लगेगा, ये आपको समझना है।
5 लाख की मैंने बेची, मैं दूसरा 1031 पे आता हूँ, 5 लाख की बेची, अगर आप 5 लाख की प्रॉपर्टी एक और ले लेते तो 1031 एक्सचेंज आपको नहीं बोलते हैं उसको, और वो एक 45 दिन के अंदर लेनी होती है, पर उसमें कुछ एक्सटेंशन भी मिल जाती है कभी कभी, तो आपको रिसर्च करनी है कि एक्सटेंशन कैसे मिलेगी। ठीक है, कुछ बैंक्स इसको फैसिलिटेट करते हैं, अगर आपको 45 दिन में प्रॉपर्टी नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे, तो कुछ बैंक्स इसको फैसिलिटेट करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दी बात, एलएलसी वगैरह के थ्रू कुछ करते हैं, कैसे करते हैं क्या करते हैं आपको देखना है। ठीक है, ये सब बड़े स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, आपने देखिए जी आपको 500 की इनकम खड़ी करनी है हर महीने हर साल, नहीं तो फिर आप आईटी की जॉब क्यों नहीं करते चुपचाप, आप और आपकी वाइफ, आप इसलिए तो कर रहे हो ना कि 500 की आपकी बने वो इनकम बने। आप कहेंगे मेरी नेटवर्थ 6 मिलियन हो जाए, तो नेटवर्थ याद रखना, नेटवर्थ 6 मिलियन होने के लिए आपका 30 मिलियन का पोर्टफोलियो होना चाहिए, पता नहीं कितनी साल लग जाएंगे। यहाँ पे आप और आपकी भाई आराम से 350 की जॉब लेके बैठ सकते हैं बड़े आराम से, राइट। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, मैंने कई लोगों को बातें बताई हैं, बंदा कहता है कि तो ये मैंने आपको बड़ी सारे लोगों को बातें बताई हैं कि मुझे नहीं पता कि मतलब राइट, तो मैंने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की है कि रिच डैड पुअर डैड वाले का जो बेसिक वो है वो गलत है, उसको इसी कारण जसप्रीत सिंह गरीबों की लाइफ जी रहा है, इसीलिए टॉबी मैथायस गरीबों की लाइफ जी रहा है, इसीलिए बहुत सारे रियल एस्टेट गुरुज जो बैठे हैं गरीबों की लाइफ जी रहे हैं। ग्रैंड कंडोनी प्राइवेट उसमें जाता है, वो तुम्हारे जैसे लोगों के एक्सपेंस पे ही जाता है, ये आपको समझना होगा कि ग्रैंड कंडोनी जाता है और एक और जाता है ना, वो क्या नाम है, रिच डैड पुअर डैड वाला, रॉबर्ट कियोसाकी, ही आल्सो हैज अ लॉट ऑफ दिस थिंग, ये सारा मैं ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया, क्या नाम है तो और बातें क्या, 1031 एक्सचेंज भी आ गया, पता नहीं कितने कुछ आ गया, शुड हैव डन सम बेसिक थिंग ऑन चैट जीपीटी, तो शायद मैं आज आपकी बेटर हेल्प कर पाता, मुझे कुछ और ही बातें याद आती जो मुझे बतानी है। ठीक है, मैंने आपको रियो प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, फिक्सर अपर्स के बारे में बता दिया, सारा क्या क्या बताया मैंने आपको। ठीक है, हाँ, कैलिफोर्निया डाउन पेमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम देता है, अगर आप कैलिफोर्निया में रहते हो तो 150 की डाउन पेमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम देता है, ये सिर्फ F1 वालों को अवेलेबल नहीं है और B1 वालों को तो है ही नहीं ऑब्वियसली, H1 वालों को भी अवेलेबल है, ग्रीन कार्ड सिटीजन, GCAD और सबको अवेलेबल है, इन्वेस्टर वीजा वालों को भी अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है। ठीक है, चलो ये भी आप इस पे भी रिसर्च करो, ये आपके बड़े काम का पॉइंट है। तो कहीं कहते हैं कैलिफोर्निया घर महंगे हैं, अच्छा कैलिफोर्निया के अच्छा प्रॉपर्टी टैक्सेस दो तरह से काम करते हैं, जैसे ही घर का प्राइस बढ़ता है घटता है मार्केट में, मार्केट प्राइस, तो प्रॉपर्टी टैक्स भी अपने आप बढ़ जाता है, एक तो इस तरह से काम करता है, न्यू जर्सी में भी ऐसे है, फ्लोरिडा में भी ऐसे है, शायद टेक्सास में भी ऐसे है, लेकिन अमेरिका के जो कैलिफोर्निया के अंदर पता कैसे है, अब आपने घर ले लिया उसका इतना प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है, तो अब इतना ही रहेगा, हर साल सिर्फ 2% मैक्सिमम बढ़ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये एक समझना है बात को कि मैंने क्या बोली है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एडवांटेज है कैलिफोर्निया में घर लेने का, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा नहीं बढ़ता, एक बार आपने घर ले लिया तो उसका प्रॉपर्टी उसका ही रहेगा, उतना ही रहेगा। और इंडिया के अंदर भी ऐसी है, प्रॉपर्टी टैक्स जब आपने दिया तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है 10 साल बाद तो वैल्यू कुछ भी नहीं रहती, घरों क्या नाम है रुपये की, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी कम रहता है। आज भी घर है इनकी वैल्यू 10 करोड़ है, उनका जो प्रॉपर्टी टैक्स पता है कितना है, 300 रुपये, ऐसे है इंडिया में। तो इंडिया की ये खास बात है, अगर आप, मैंने तो बल्कि वीडियो भी बनाया था कि अगर इंडिया की तरक्की करनी है पाकिस्तान को तो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दे सीधा, 1% कर दे, एकदम से तरक्की होगी खटाक, ये मेन चीज है। पर इसमें क्या है कि जो एक बस ऐसी है फिर, ठीक है ना, तो इसमें पॉलिटिशियंस का नुकसान है ना। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप सैक्रामेंटो में करते हो, ये मैं सभी मेरे किस एंड किन्स ऐसे लोगों के लिए जो मेरे को जानते हैं पहचानते हैं, ये मैं स्पेसिफिकली एक बंदे को लेके बता रहा हूँ, उसको मैं ये वीडियो फॉरवर्ड ही कर दूंगा, तो ताकि यू कैन सी इट, ये ठीक है ना, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली एक बंदे के लिए बना रहा हूँ जो इसको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, तो ही इज माई लाइक रियली डियर टू मी, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। अब मोस्टली तो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, मैंने बीच में गलत वर्ड बोले हैं, वो मैं फिर वो जनरल फ्लो में आ गया था, बट मैंने बनाया कि बच्चे एक बंदे के लिए, ठीक है ना। सैक्रामेंटो में किस किस तरह के बंदे हैं जो कर रहे हैं काम, आई नो सम पीपल जो मॉर्गेज एजेंट, बहुत सारे लोग हैं मॉर्गेज एजेंट और रियल एस्टेट एजेंट के पेयर में बैठे हैं और बहुत पैसा बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा आप बड़े ध्यान से आपको रियल एस्टेट स्टडी करनी पड़ती है, यहाँ पे कई बार इवन अबेंडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये एरिया यहाँ के अबेंडेंट प्रॉपर्टी, पर रियल एस्टेट एजेंट आपको ये नहीं बताएगा, तो रियल एस्टेट एजेंट जब आप खुद बन जाओगे आपको अंदर का बहुत कुछ पता रहेगा। ठीक है, राइट, यहाँ पे एक बंदा कहेगा विनियर्ड बिक रहा है, उसने 2 मिलियन का खरीदा था, तो मैं 2.5 मिलियन का बेचने को तैयार है, उसके साथ वाला विनियर्ड 1 मिलियन का बिक रहा है, अबेंडेंड है, उसके उसके साथ वाला अबेंडेंड है, $0 में बिक रहा है। तो द पॉइंट इज यहाँ पे हर मैं जब मैंने विनियर्ड के एग्जांपल से आपको बताना चाहिए, फिर प्रॉपर्टी में भी ऐसी है, आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ पे बंदे आपके सामने खड़े हो जाएंगे, 2-2.5 मिलियन का ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, लेकिन होगी उसकी वैल्यू, इंटरेंसिव वैल्यू कुछ नहीं होगी, वो आपको जब बेचना पड़ेगा तो मुश्किल आएगी। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि रियल एस्टेट में बहुत घपला होता है यहाँ पे, राइट, उसकी इंटरेंसिव वैल्यू बहुत कम होती है कई वाली चीजों की, राइट। तो आपको रियल एस्टेट का एजेंट तो बनना ही पड़ेगा, आपको अंदर जाना ही पड़ेगा सिस्टम के,
अगर आप सिस्टम के बाहर रह के करोगे तो आपको कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। रियल एस्टेट एजेंट बनने के बाद किसी कंपनी के यहाँ पे एज एन किसी ऐसी कंपनी के अंदर काम करने में कोई बुराई नहीं है जो थोड़ा सा वो है, उस तरह की कंपनी है, क्या नाम है, जैसे सेलर्स एजेंट, जैसे वाइकर्ट, मुझे याद है न्यू जर्सी वाइकर्ट थी, और यहाँ पे एग्जिट रियलिटी है, ये कितनी सारी है, एक दो थोड़ी है, मैंने बहुत सारे बोर्ड देखे हैं। तो इनमें से किसी का एजेंट बनने को बुराई नहीं है, इससे आपको बड़ी ऑर्गेनिक सी नॉलेज मिल जाती है अंदर की, ठीक है। और वो सारी चीजें चेक करते रहना, ठीक है ना। और क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसा बंदा भी जानता है जो बंदा फ्लिप कर रहा है, वो घर बैठे बैठे कहता है मैं सारा मुझे, वो कहता है मैं घर बैठे बैठे देख लेता हूँ प्रॉपर्टी सेल पे आई है, मैं उसको बाय किया और उसको वहीं की मैंने फ्लिप कर दिया। मुझे मालूम था मैं किसको, मैंने 10 लोगों को मैसेज किया कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उनमें से एक बंदे ने बोला यार तूने कितनी खरीदी, 200,000 की, तो मैं 250,000 की वहीं खरीदने को तैयार हूँ। वो बिल्डर है, तो बिल्डर 250, मेरा जो दोस्त है वो तो रियल एस्टेट एजेंट, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, 250,000 में उसको बिल्डर्स के नंबर दिए, उसने खरीद के उसको डाइवर्ट करके उसने आगे बेच भी दी, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, जब आप फिक्सर अपर ले लेते हो ना शहरी ऑक्शन के थ्रू, तो ऐसे हाथों हाथ भी बिक जाती है प्रॉपर्टी 40-50 हज़ार में। शुरू के दिनों में इस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पर एक बात याद रखना कि जो मेरे आईटी के मैथड में 40-50 हज़ार पर मंथ इनकम है, आपको समझना है इस बात को कि मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट को मैं आईटी से बहुत नीचे मानता हूँ, लेकिन आपकी मर्जी अगर आपने करना है तो ये इंडिया में बहुत बड़ी बात है, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनता है एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। मुझे नहीं पता अगर आपका 10 मिलियन का भी पोर्टफोलियो, आपके पास प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज हैं और 20% उसके अंदर आपकी इक्विटी है, 2 मिलियन की इक्विटी है, तो आपकी इनकम कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली, रनिंग इनकम कुछ नहीं होने वाली। आपको लगता है मेरी नेटवर्थ बड़ी हाई है, तभी ये टॉबी मैथायस वगैरह गरीबी की जिंदगी जीते हैं। और मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बड़ी बार लोगों को समझाने की कोशिश की है कि रियल एस्टेट एक स्पेक्यूलेटिव एसेट है। यहाँ पे वॉल स्ट्रीट का रोल्ड है। आप कहोगे नहीं 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 सैन फ्रांसिस्को के घरों के प्राइस तो ऊपर ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे नीचे भी जाते हैं प्राइसेस, और खूब जाते हैं, जब जाते हैं तो आप अपने दिमाग से निकाल दो। इनफैक्ट सैन फ्रांसिस्को जो अभी भी जैसे रिमोट वर्क वगैरह स्टार्ट हो, सैन फ्रांसिस्को रियल एस्टेट नीचे गिर गई। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को आर्टिफिशियली भी यहाँ पे रूल्स बन जाते हैं कि आप कहोगे नहीं नहीं सैन फ्रांसिस्को कैसे नीचे जा सकता है, चलो रिमोट तब वापस आ जाएंगे वर्कर। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में एक रूल पास कर दिया कि चोरी अलाउड है। अब जाके गूगल कर लेना, चोरी अलाउड है, $950 की चोरी अलाउड है, तो उसके कारण वो सैन फ्रांसिस्को की मार्केट नीचे चली गई। समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इस कंट्री में जिसके कारण मतलब आप हैरान रह जाते हो कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि बी केयरफुल कि इस कंट्री में रियल एस्टेट उतना बढ़िया ग्लैमरस बिजनेस नहीं है, स्पेशली लोअर लेवल पे। जिस लेवल पे आप करोगे शुरू में, तो आप लोअर लेवल भी करोगे, आप कौन सा किसी डोनाल्ड ट्रम्प के बच्चे हो, तो मुझे मालूम ही है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। और वो उस लोअर लेवल से 20 साल लग जाएंगे वो हायर लेवल तक आते आते, ठीक है ना। इट इज, और ये गुर्बत प्रोड्यूस करेगा, आपको गुर्बत देगा, यानी कि आपको रनिंग इनकम की बहुत लो कर देगा। जितना पैसा आएगा आप रियल एस्टेट में फूक दोगे। मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे कम से कम पैसे में पोर्टफोलियो क्रिएट करना। आपने प्रॉपर्टी लेनी है, वो फिक्सर अपर टाइप 1.5-2 लाख की मिल जाएगी, उसको फिक्स करके उसकी वैल्यू 5 लाख होगी, उसको जैसे रिफाइनेंस कराओगे सारे पैसे डबल होके वापस आ जाएंगे। और किराया से हर महीने उसका पे हो रहा है, शायद किराया भी आपको थोड़ा बहुत बचा के दे, ठीक है ना। ठीक है, तो मल्टी, अच्छा एक होता है कैप रेट बेस्ड प्रॉपर्टीज, मैंने पता नहीं बताया नहीं था। कैप रेट बेस्ड होती हैं जो मल्टी फैमिली होती है, कैप रेट बेस्ड सेल पे होती हैं। जो दूसरी होती है सिंगल फैमिली होम होती है, वो वैल्यू पे होती हैं। लेकिन कैप रेट बेस्ड मतलब कि उस पर जो रिटर्न है उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या बताऊं, आई शुड हैव डन सम बेसिक चैट जीपीटी थिंगी। हाँ, प्राइस पर स्क्वायर फुट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्राइस पर स्क्वायर फुट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप इग्नोर मत करना। यहाँ पे बड़ा लॉट छोटा लॉट मैटर करता है उतना नहीं करता, लेकिन प्राइस पर स्क्वायर फुट बड़ा मैटर करता है, बिल्ट एरिया मैटर करता है। यहाँ पे एक फंडा है, मैंने बड़े पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि रियल एस्टेट के अंदर ना, यहाँ पे अगर इंडिया में मान लो 4 करोड़ का घर है, तो 3.5 साढ़े 3 करोड़ उसके प्लॉट की वैल्यू है, 40-50 लाख उसकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू, मे बी लेस, कंस्ट्रक्शन वैल्यू शायद इससे भी कम है, 30 लाख की है। यहाँ पे उल्टा है, 30 लाख का प्लॉट है, 3,75,000 डॉलर का उसका, या 3.5 लाख का उसका कंस्ट्रक्शन की वैल्यू होगी। वो जब आप इंप्रूवमेंट की वैल्यू काउंटिंग रेकॉर्ड में देखोगे उल्टी सीधी होगी, वो उसको नहीं मैटर करता। लेकिन मेरा मेरा पॉइंट समझिएगा। और जो आपका घर है वो बिक, लेकिन लेकिन जो आपका घर है धीरे धीरे उसकी वैल्यू, जो आपका इंडिया में भी वही फंडा है कि जो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू गिरती रहती है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वैल्यू गिरती रहती है। यहाँ पे तो ईयर बिल्ट का बड़ा मैटर करता है कि अगर आपका घर 2005 बिल्ट है, उसकी अलग वैल्यू है, वही सेम एरिया, वही सेम सब कुछ, एवरीथिंग इज सेम। 2015 बिल्ट है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, याद रखिएगा।
ठीक है ना, इट विल हेल्प यू इन डूइंग द ऑरेंज टू ऑरेंज कंपैरिजन, ठीक है ना। जो अच्छा रेंटल प्रॉपर्टी के लिए हमारे टाइम में बोला जाता था आज से 10 साल पहले कि 2000 से 2500 रेंट वाले रेंटल प्रॉपर्टीज ठीक रहती हैं, तो मेरी समझ कहती है आज की डेट में 3000 टू 3500 वाली रहेंगी, या 3000 के आसपास की रेंटल प्रॉपर्टीज ठीक रहेंगी। वो स्वीट स्पॉट है, स्वीट स्पॉट समझते हो, वो वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाए, और इतनी बड़ी भी नहीं है कि उनको रेंट पे चलाएं। तो समझ लो ना, जब आप ज्यादा जैसे 1 मिलियन की प्रॉपर्टी हो तो उससे 10,000 रेंट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो समझ ना उतना रिटर्न नहीं मिलता। तो इसलिए कोई स्वीट स्पॉट अराउंड 3000, तो यानी कि 400 की प्रॉपर्टी होगी 3000 का उसका रेंट आ जाएगा। मेकिंग सेंस? ऐसे करके समझे मेरी बात? तो प्राइस टू रेंट रेशियो ठीक बैठती है उसकी। मेकिंग सेंस? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये भी एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे स्वीट स्पॉट होता है हर एरिया का। बे एरिया का स्वीट स्पॉट 5000 5,500 के आसपास है, तो ये थोड़ा समझना, उसका ज्यादा भी और भी ज्यादा हो सकता है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, वैल्यू आपको थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी। बेसिकली 2 बेडरूम 2 बाथ का आप किराया देखो उस एरिया में कितने का है, ठीक है ना। और टिपिकल घरों के किराए फिर, ठीक है ना, जो 3 बेडरूम 4 बेडरूम के घर का किराया कितना चल रहा है। जो 3 बेडरूम के घर का किराया चल रहा है, 2 बेडरूम 2 बाथ अपार्टमेंट देखना है, ये आपको देखो उस घर में उसके आसपास कितने का किराया है। 3 बेडरूम 2 बाथ का फिर उसके साथ घर का किराया देखो, वही आपका स्वीट स्पॉट्स है। तो 3 बेडरूम 2 बाथ वाले घर एक तरह से स्वीट स्पॉट होते हैं। कई बार 4 बेडरूम 2 बाथ वाले भी मिल जाते हैं उसी प्राइस पे, तो इसलिए वो मैं बेडरूम्स के फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बड़े बड़े तौर पे आपका स्वीट स्पॉट, अगर आप बोलोगे 6 बेडरूम 5 बाथरूम वाला घर लिया, उसका आपको किराया अच्छा नहीं मिलेगा, फिर उसकी किराए की रेशो बड़ी कम रहेगी, ठीक है। ये बस थोड़ी थोड़ी बातें, फैंसी घर नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि बंदे तोड़ के चले जाएंगे, फिर आप करोगे क्या, वियर एंड टियर उसका हो जाएगा। इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी, इंश्योरेंस की तब होगी जब इंसिडेंटल है, कोई एक्सीडेंटल है। जब एक्सीडेंटल तो है ना, जब धीरे धीरे घिस ज्यादा खराब करके चलेंगे, जैसे कैबिनेटरी वगैरह है, वो तोड़ फोड़ के चले जाएंगे, बड़ी महंगी होती है सब चीजें। मीनियल लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव हियर, इन केस ऑफ रियल एस्टेट इट्स इवन मोर एक्सपेंसिव। वो मीनियल नहीं है, वो अपने को राजे महाराजे समझते हैं और बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बता रहा था किस किस तरह के लोगों में जानते हैं ना। यहाँ पे देखो, जब जो भी कह लो, मैंने यहाँ पे काम किया, तो मुझे यहाँ पे एक होम इंस्पेक्टर पता है जो बड़ा ही ऑनेस्ट है। मेरे पास गराज वाला बंदा जो बड़ा ऑनेस्ट है, मेरे आपके पास इलेक्ट्रिशियन रहेगा कोई ऑनेस्ट, सबके पास कोई जितने फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी का इलेक्ट्रिशियन अच्छा है, किसी के पास प्लम्बर अच्छा है, तो कोई भी इस तरह का इशू आएगा पता रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजों की नॉलेज आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है अगर आप कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो में काम करते हो, ठीक है ना। ये आपको एक बेनिफिट होने वाला है। मैंने बेरिया में भी उस वक्त बड़ी रिसर्च की थी, मुझे बेरिया के भी कुछ स्पॉट्स पता है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया आपको कि आपको कंस्ट्रक्शन के काम में भी जाना है। कैसे जाना है, आप क्या कर सकते हो, 6-7 एकड़ बाय करके उसके ऊपर घर बना के भी बेच सकते हो। इट्स अ लिटिल बिग वेंचर। तो इसमें क्या होगा, इसको आपको पैसे खुद नहीं लगाने, पैसे आपको इन्वेस्टर पकड़ो, कंपनी खोलो, उसके अंदर इन्वेस्टर पकड़ो, उसमें पैसे डालेंगे बोनाफाइड, उस पैसे को यूज करके आप सारा ये प्रोसेस करो और आप अपने पैसे लेके निकलो, राइट। उसको भी उसके पैसे दो जो इन्वेस्टर है, ठीक है ना। तो ऐसे करके भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक बड़ा अच्छा मॉडल है, इसको करना होता है। अगर आप ये सब नहीं करोगे, आपको मैं तो सिर्फ ये रियल एस्टेट एजेंट से के तो ऐसे करता रहूंगा, किराए पे चढ़ा दूं, ऐसे नहीं काम चलेगा। अच्छा, इस कंट्री में किराए पे चढ़ाना एक गेम है, फ्लिप करना दूसरी गेम है। बहुत सारे लोग फ्लिपिंग से ही पैसे बनाते हैं, वो फ्लिप करते रहते हैं। 1 मिलियन का खरीदा 100 मिलियन का बेच दिया, 5 लाख का खरीदा 7 लाख का बेच दिया। तो वो स्मार्ट बंदे हैं। देखो ना, इसका एक सिंपल मैथ्स है। इसका मतलब मान लीजिए आपको एक बंदा कह रहा है, बेसिकली इसमें कई बार क्या होता है, 20 साल में जो आपको किराया है ना, वो आपको इंस्टेंटली मिल जाता है पैसा, तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। लेकिन आपको समझना उसकी टैक्सेशन कैसे काम करती है, ठीक है। इतने फंडे हैं आपके तो पागल हो जाओगे। 5 लाख का घर खरीदा आपने, मतलब 7 लाख का बेचे, तो 2 लाख पे ऊपर आपका कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, आपका इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने उसकी घर की ओनरशिप के रूल्स रहते हैं कि इतने दिन ओन करोगे, उसको ओन करोगे तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, अदरवाइज वो फ्लिपिंग के हिसाब से वो माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा, और फिर उसके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स लगेगा। ये सारा आप देख लेना। स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी स्ट्रक्चर बता दूं मैं थोड़ी सी आपको। कई लोग कहते हैं, अच्छा खुद के नाम पे नहीं लेना, एक एलएलसी के नाम पे लेना, वो तो आपको पता होगा कि अगर 6 घर आपके 6 अलग अलग एलएलसी में डालो उसको, ये तो आपने सुना होगा सारा। नहीं तो एक की लाइबिलिटी दूसरे पे आ जाएगी, दूसरे की पहले पे आ जाएगी। अगर एक की लाइबिलिटी हुई, कुछ लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं लोन की बात नहीं कर रहा, मान लो वहां पे कोई बंदा गिर के मर गया आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर एलएलसी में होगा तो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, उसी उस घर तक रहेगी, यानी कि घर तो, घर की वैल्यू तो चले जाएगी। यानी कि अगर मान लो आपने 4 लाख का घर लिया, ऐसे आपके 10 घर हैं, तो बाकी घरों पे बात नहीं, पर उसमें 4 लाख में आपने लेट से 80,000 डॉलर डाला था, तो वो चला जा सकता है अगर वो आप पे वो कर देता है, केस कर देता है। तो आपको इंश्योरेंस लेनी है, तो केस इंश्योरेंस टिपिकली कवर, लेकिन फिर अगर ज्यादा का केस हो तो गड़बड़ भी हो सकती है। यहाँ पे फंडा क्या होता है, मान लीजिए आपने ये फ्लोरिंग नहीं आपने ठीक करवाई थी, मान लीजिए उसके ऊपर बंदा चल रहा हो, गिर गया। अब आपने क्योंकि उसके ऊपर अब नहीं कराई थी, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, तो इंश्योरेंस आपको कहेगी यार तूने ठीक क्यों नहीं कराई थी, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो तो आपको करानी है।
अपने घर की बात अलग है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए किसी चीज को कर रहे हो तो उसकी बात अलग है। आप सोचोगे इतने 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 क्लेम्स हैं, मार्जिन इतना है ही नहीं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाई कि रियल एस्टेट उस तरह का बिजनेस नहीं है जिस तरह का आप इसको सोच रहे हो, राइट। इंडिया की तरह नहीं। आप डोनाल्ड ट्रम्प के लेवल पे नहीं काम कर रहे कि बड़े बड़े कसिनो खोल रहे हो, आप छोटे छोटे घर ले रहे हो 4 4 5 5 6 6 लाख के। इतनी लाइबिलिटीज, इतनी कॉलिंग है, इतना सारा काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये है वो है। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत काम है। जब इंश्योरेंस के कॉल करेगा तो आपको कॉल करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस करेगा 10 बजे कॉल करूंगा, तो कब बात करें 10 बजे करनी पड़ेगी आपको, कैलेंडर ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। कैलेंडर ये क्या फंड है यार? फंडा ये कि आपकी आईटी की जॉब है, आप अपनी आईटी की जॉब के साथ सब कैसे कर लोगे, राइट। आप ये सब नहीं कर पाओगे। तो ये 8 to 5 मंडे टू फ्राइडे की बहुत सारी ड्यूटीज हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी ड्यूटीज 8 to 5 मंडे टू फ्राइडे की। अगर आप ये चीजें नहीं समझोगे, इसके अराउंड कंटिन्यू नहीं करोगे, तो आपको जल्दी जल्दी पोर्टफोलियो बनाना है, अच्छा सा मोटा सा, ठीक है ना। और ठीक है, एनीवे तो अभी राइट, तो वो सारा कैसे करना है, मतलब वही तो मैं बता रहा हूँ, बड़ा लंबा चक्कर। ऐसे अच्छा तो यह कि बंदा आईटी के अंदर काम करे, ओपीडी सीपीडी के 2 बंदे लगाए, 3 4 बंदे लगाए, मोटे पैसे बनाए, चलो जी जेब में पैसा, अब सब सेट है। बट चलो वो आपकी मर्जी है, नहीं करना तो आप इसको अगर देखना चाहते हो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी हेल्प चाहिए, ये सारी जो चीज़ों की हेल्प मिल जाएगी। कोई ना कोई अच्छी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी भी मिल जाएगी, कोई ना कोई इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे आपको, समझ रहे हो, कोई ना कोई इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे आपको, सब तरह की हेल्प हो जाएगी। अगर आप यहाँ करोगे आपको बहुत तरह के बेनिफिट्स होंगे। और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब यहाँ पे रहने का तो आपको बेनिफिट बड़ा है। जैसे मान लो मेरे को तो मतलब कहीं काफ़ी सारी जगहों की प्रोफाइलिंग हुई पड़ी है कि ये जगह में, ये जगह, ये जगह ये अच्छी है, इसमें जगह में ये अच्छा है, इस जगह में ये अच्छा है, ये अच्छी कैश फ्लो वाली प्रॉपर्टी है, राइट। ऐसे ऐसे करके आपकी काफ़ी सारी चीज़ों की प्रोफाइलिंग हो सकती, प्रोफाइलिंग पहले से पड़ी हुई है, तो आपको उसका भी बेनिफिट हो जाएगा, राइट। अमेरिका में प्लॉट कभी खरीद के नहीं रखते, प्लॉटों की वैल्यू ऊपर नहीं जाती। आपको कही ये क्या है, घरों की वैल्यू ऊपर, प्लॉट ये क्या है, प्लॉट भी कंस्ट्रक्शन ऐसा ही है, प्लॉटों की वैल्यू ऊपर नहीं जाती। यहाँ पे प्लॉट और घर बन के एक कॉम्बो बनता है, जिसको मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। वो वॉल स्ट्रीट कंट्रोल करती है, वो एक ऐसा यूनिट है जो वॉल स्ट्रीट कंट्रोल करती है। तो वॉल स्ट्रीट इन्फ्यूज करती है मनी जब मार्केट में, तो उसको वो उसकी एप्रिसिएशन खाता है। जब वॉल स्ट्रीट डिक्रीज कर देती है तो वो डेप्रिसिएशन में आ जाता है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट कर जाती है। कंप्लीट एसेट ही उसकी की वैल्यू है। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ, आईफोन है, आईफोन में 128 GB का प्राइस लेट से $1000 है। 256 GB वाले उसी आईफोन का, उसी मॉडल का, सबका उसका प्राइस आपको पता है $100 ज्यादा होगा। 512 वाले का $150 ज्यादा होगा, 1 TB वाले का और $150 ज्यादा होगा। अगर आप 1 TB हार्ड डिस्क, जो 400 500 का फर्क है 128 GB वाले से 1 TB वाले का, राइट। अगर आप 1 TB हार्ड डिस्क जाओगे मार्केट में, वो तो 25 रुपए की मिलती है। तो बंदा 1 TB वाला बोले, तो 1 TB वाला आईफोन का ओनर बोले कि 25 रुपए की है, तो बाकी आईफोन की वैल्यू 1450 है। $1500 में से $50 की 1 TB की हार्ड डिस्क है, और बाकी सारा 1450 का आईफोन है। लेकिन आईफोन की वैल्यू तो 1000 है। जो 128 GB, अगर उसमें से 128 GB निकाल दोगे तो उसकी वैल्यू तो और 90 के 900 के रह जाएगी, 950 के रह जाएगी। तो क्या है सच, आईफोन की वैल्यू 950 ही है, 1 TB की वैल्यू $25 ही है। दोनों को इकट्ठा करके एक बड़ी इंटरेस्टिंग वैल्यू बनती है, इंटीग्रेट करके। दैट इज द वैल्यू जो आप खरीदते हो। और वो क्योंकि आईफोन को पता है, आईफोन ने सिस्टम इस तरह से बना के कोई और ना कर सके वहां पे, तो आईफोन उसी को कंट्रोल करता है। क्या 512 को जीबी को रिप्लेस करके 1 TB कर सकते हो इजिली? नहीं कर सकते ना, बात क्लियर होगी सारी। तो आईफोन ने इस चीज को कंट्रोल कर लिया, तो जब आपको नहीं कर पाता तो आपको उसकी फिर हाई प्रीमियम देना पड़ता है। इसी तरह से उस घर के ऊपर, अब उस लैंड के ऊपर घर बन चुका है, आप उस घर को हटा के कोई और घर बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो समवेयर दे नो इट। तो वो दोनों को मिला के कॉम्बो की एक वैल्यू बनती है। जैसे मैंने आईफोन के अंदर कॉम्बो बताया कि कॉम्बो है मेमोरी प्लस आईफोन का कॉम्बो है, ठीक है ना। तो ऐसे कॉम्बो की वैल्यू बनती है। वो जो कॉम्बो की वैल्यू है वो ट्रेड होती है वॉल स्ट्रीट के ऊपर, और वहां से उसका प्राइस डिटरमिन होता है। तो ये क्योंकि ये स्पेक्युलेटिव एसेट है, मैंने पहले भी बताया, तो इसकी वैल्यू ऊपर चले जाती है। आप कोई बंदा बैठा है, लेट से बैठा है, मान लो एक बंदा बैठा है, मैंने बता दिया, बंदा कहता है जी मैं बैठा हूँ, लेट से वो बैठा है रियो लिंडा कैलिफोर्निया में, और कहता है जी यहाँ से इसकी वैल्यू तो कभी नीचे नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे सेंटीन है, राइट। वो कहता है सेंटीन यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे तो कभी नहीं नीचे आएगी वैल्यू, यहाँ पे रहेगी। नहीं मेरे भाई, नहीं, सेंटीन ही बंद हो सकती है, यू नेवर नो। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाती हैं यहाँ पे, राइट। तो इसलिए अपने दिमाग से निकाल दो कि किसी कंपनी से इसकी वैल्यू बची रहेगी, ठीक है। ये अपने दिमाग से निकाल दो। जैसे सैन फ्रांसिस्को के अंदर तो मैं बड़ा खुद ही शौक आ गया, बिल्कुल आर्टिफिशियल वे में सैन फ्रांसिस्को के अंदर घरों की वैल्यू कम की गई। इसने किया, उसने अपने अल्टीरियर मॉडल ले किया, ठीक है, उसका अल्टीरियर मॉडल तुम्हारी तो लग गई ना,
ठीक है ना, तुम्हारे तो लग गई ना, ये बातें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, मैं आपको ग्रेट स्कूल रेटिंग का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। 10 ग्रेट स्कूल रेटिंग कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप किसी घर में जाके देखो, किसी यहाँ पे नंबर 1 रियल एस्टेट एरिया डिटर्मिन, मतलब ये घर, ये 4 घर इस एरिया में, 4 घर इस एरिया में, सब उतने ही बड़े, सब कुछ उतना ही है, ईयर भी सेम है, लेकिन ये वाले घरों की वैल्यू ज्यादा है, उतनी कम है, क्योंकि इनका ग्रेड स्कूल रेटिंग कम है, ज्यादा है। जिसकी ग्रेड स्कूल रेटिंग जितनी ज्यादा होगी वो होगा, 10/10 होती है, ये आपको 0 पे मिल जाएगी ग्रेड स्कूल रेटिंग। पहले आपको पता चलाना है उस घर का स्कूल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट का कौन सा स्कूल है, किस स्कूल के अंडर में आता है, उस स्कूल की रेटिंग देखनी पड़ती है आपको, ठीक है। 10/10 इज बेस्ट, 9/10 बहुत अच्छा है, 8/10 भी चलेगा, चलेगा, अच्छा नहीं है, चलेगा। 7/10 वाले को घर को कभी, मतलब वो उनकी उनकी वैल्यू बड़ी कम रही, पर वहीं पे आपको 7/10 के अंदर ही आपको ज्यादा रेशो मिलेगी अच्छी, घरों की वैल्यू कम होगी, लोग रेंट रूम दे रहे होंगे, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपको ग्रेड स्कूल रेटिंग का फंडा बताया कि हाउ दिस इज अ ह्यूज डिटर्मिनेंट। अगर आपको 10/10 वाले के अंदर आप घर लोगे, घर की वैल्यू, मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि घरों की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है और जा भी सकती है, कंप्लीटली 0 भी हो सकते हैं। ग्रेड स्कूल रेटिंग अगर अच्छी होगी तो उसका ऊपर जाने का चांस अच्छा रहेगा, मार्केट ऊपर वो कभी वो अपनी वैल्यू होल्ड करेगा। और जब जब कभी वो हो जाएगा ना, क्या नाम है, व्हाट यू कॉल इट, कभी थोड़ा सा कोई मार्केट में अप आएगा, अपटिक आएगा, तो वो घर जल्दी बिकेगा और वो थोड़ा ऊपर के प्राइस पे भी बिक जाएगा, वो ले लेगा। लेकिन जो 7 वाली में होगा जल्दी जुरी नहीं लेगा, और वहां पे रेंटल पर यील्ड अच्छा रहता है, राइट। वहां पे रेंटल यील्ड थोड़ा अच्छा होने का चांस है, ये नहीं कह सकते कि हर बार ही अच्छा रहेगा, तो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि सैक्रामेंटो में बताया ना, मेरे को सारे एरियाज का पता है, रेंचो कोडोवा के अंदर प्राइसेस अच्छे हैं रेंटिंग के हिसाब से, और एंटीलोप में अच्छे हैं, वो भी रेंटिंग के हिसाब से अच्छे हैं, ठीक है ना। आप हमने तो मतलब रेंचो में ऐसे, मतलब बहुत सारे लोगों ने पोर्टफोलियो बना रखे हैं, आप देखना काफी सारे बंदे जो पोर्टफोलियो बनाते हैं रेंचो कोडोवा में घर जरूर होंगे उनके, आप देखना इनको, अब ये नोट करना। हालांकि और फॉल्सम में ऐसा नहीं होगा, फॉल्सम में यही बता रहा हूँ, मेरे को इस एरिया का पता है, तो हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। तो फॉल्सो में क्या होता है, बंदे को कहीं ना उसको ज्यादा अच्छी पैसा मिल रहा होता है। तो अब मैंने आपको बताया था ना कि 2 साल के बाद, 2 साल अगर आप रहे हो, एक बंदे ने घर में रहा, उसको उसका रूल ये होता है 5 में से 2 साल रहना होता है, तो 2 साल बाद उसने घर रहा, अभी घर बेचे, उसे किराए पे चढ़ा दिया, तो 3 साल तो उसको किराए पे रखा, अब वो उसको बेच देता है ना, यानी कि 5 साल हो गए ना टोटल, तो 5 साल के अंदर अंदर बेच देता है, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स, और उसको घर बिक भी जाएगा, क्योंकि ग्रेड स्कूल रेटिंग 10/10 है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, तो घर बेच देता है बंदा जल्दी जल्दी धड़ाधड़, ठीक है ना। कई बार उसको एक भी बारे पड़ता है बेच के जल्दी से कोई वैसा घर और ले ले, लेकिन उसको बेच दे ताकि उसको पैसे मिल जाए, हाथ में पैसे आ गए। याद है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक थिंग्स इज कि आपने 3-4 लाख मिलियन डॉलर्स अपने हाथ में करने हैं, तो आपको बड़ा पोर्टफोलियो जो बनाना इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग। तो मैं ये मानता हूँ 2010-2011 में मैंने जो काम किया उसमें मैं पीछे इसीलिए रह गया क्योंकि मेरे को इस बात का पता नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट लगता है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बड़ा होना चाहिए, बड़ा नहीं होगा, 2-3 घर होंगे तो फिर आप रियल एस्टेट नहीं करेंगे। मैंने दोनों तरह की फिलोसफी बताई है, कि मैंने बताया कि अगर आप एक घर लेते हो, एक आधा घर और पास ही है, उसको भी घर पे किराए पे चढ़ा दो, गोरे को चढ़ा दो, तो आपका सही है, मतलब चलता रहेगा, 10 साल 15 साल भी कर देगा, वो भी आपको पैसे देके जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, गोरा कैसा लेना है, गोरा बंदा ऐसा लो जो कि खुद भी मरम्मत कर लेता हो, ऐसे मिलते हैं, और 10-15 साल तक भूल जाओ उस घर को, वो आपको पैसे देके जाएगा, जैसे अपना घर आपको पैसे देके जाएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मुरम्मतें आती रहेंगी, फिर आप देते रहना उसको। आप बस समझना कि आपने 2 पर्पसेस के लिए रखा है, थोड़ा बहुत रेंट आएगा और मैक्सिमम तो उससे वो सारा, वो इवेंचुअली जब उसकी कैपिटल गेन्स होगा ना, तो आपको असली मजा आएगा। पर कैपिटल गेन्स कितना होगा, कोई ऐसे थोड़ी वो रिच बना देगा बड़ा ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं तो फिर से बता रहा हूँ, रिलेशन को मैंने बहुत तरह तरह से स्टडी किया है, इतना तगड़ा पॉइंट नहीं है, तगड़ी चीज नहीं है, बट चलो अगर आप करना ही है तो इन सब चीजों का ख्याल रखोगे तो यू मे बी एबल टू मेक पोर्टफोलियो वेरी फास्ट। तो 50-60 हज़ार डॉलर का पोर्टफोलियो आ रहा हो, रेंट आपको आ रहा हो, उसका पोर्टफोलियो बनाने का फंडा अलग है। 25 एक प्रॉपर्टीज ली होती, 25, 30, 40, 40 प्रॉपर्टीज ली होती, तो आपको मतलब कि 40 प्रॉपर्टीज उनमें 30 प्रॉपर्टीज ली तो 30-30 हज़ार आ रहा है, तो ठीक सा नंबर आ रहा है, 3-3, 2.5, 3-3 हज़ार आ रहा है, तो ऐसा सा बनाना है, ठीक है ना। तो और 8% 9% के हिसाब से फिर उसकी फाइनेंस की गेम बहुत बड़ी तगड़ी बन गई। जिस दिन आपने रीफाइनेंस करा लिया, जो आपको 10 साल में एक बार मौका जो मिलेगा 2-2.5-3% पे, आपने सारे पैसे निकाल लेने, राइट। 15 मिलियन का पोर्टफोलियो हो गया ना, आपने इमीडिएटली पैसे निकाल लेने हैं, 4-5 2% के हिसाब से भी तो 3-4 मिलियन है, अच्छे खासे पैसे निकाल के निकल, वहां समझ गए, आपके हाथ में पैसे आ गए, राइट। उसकी वैल्यू बढ़ी है, लेट से लाइक बाय 10%, 15%, 20% बढ़ गई है, तो 3 मिलियन बढ़ गई है, आपने सारे पैसे निकाल लेने हैं, और ये 4 मिलियन अब आपके हाथ में आ गए, नॉन रिकोर्सिबल लोन है, ले लो जी, घर लेने हैं तो। गॉट माई पॉइंट। वो नहीं सोचना मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, बस आपकी गेम यही है, ये गेम याद रखना। मैंने रोड मैप में डाल दिया कि आपको समझ आ गया ना, रोड मैप अपने घर पोर्टफोलियो बनाया, बड़ा बना लिया, अब आपकी गेम एक रहेगी, आपको जितना पैसा जा रहा है उतना पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत आपके हाथ में रह रहा है, आप किस तरह से मैनेज करते जा रहे हो,
10 साल 12 साल बाद अचानक 3% का रेट मिल रहा है एक दिन मार्केट में, 3.5% का, आपने सारा कुछ रीफाइनेंस करा लेना है, सारे पैसे अपने हाथ में आ गए, राइट। या तो मैंने बोला था मॉर्गेज एजेंट जरूर होना चाहिए, घर का अपना घर का एजेंट जरूर रखना, नहीं तो लूप होल नहीं बताएगा कभी अंदर के। मॉर्गेज एजेंट वाली उस दिन जिस दिन देखेगी ना पैसा बना रहा, उस दिन पंगा करेगी, उस दिन कुछ ना कुछ करके ना आपको देखेगी, आपकी डेस्टिनेशन देके आपको आधा % ज्यादा देने की कोशिश करेगी, और वही आपका बहुत बड़ा लॉस है। आधा % का लॉस आधा % नहीं है, ठीक है ना। अगर आधा % का जो बंदा है वो 30 ईयर्स तक उस लोन को देता है, तो सोचो कितना पैसा बना, उतने पैसे का लॉस हो रहा है आपका, आधा % अगर देता है तो, ठीक है ना। तो यानी कि मैं बताता हूँ ऑलमोस्ट आधा % $50,000 का लॉस हो रहा है, राइट। 1 मिलियन के ऊपर अगर आप 0.5% एक्स्ट्रा दे रहे हो, कितना दे रहे हो, $5,000 साल का दे रहे हो, कितने का ब्याज कितने का वो बनता है, तो ऑलमोस्ट कितने का, मैं थोड़ा मैथ नहीं कर पा रहा क्विकली, अगर आप देखना, आप $1,00,000 का बन रहा है, तो $1,00,000 का लॉस ले रहे हो आप, आधा % इज $1,00,000 1 मिलियन के केस में। मैंने अप्रॉक्सीमेट सा नंबर बताया, इसको थोड़ा मैथ कर लेना खुद, अगर आपको मैथ समझ नहीं आ रहा क्या किया मैंने, तो फिर मैं सॉरी, मैं मेरे पास तो नहीं है टाइम, इतना दिमाग नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर करना कि आपको आधा % कितना, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। अगर आपकी मान लो 15 मिलियन का है तो पता नहीं कितना का लॉस हो गया, तो इसलिए आपने वो ये लॉस नहीं खाना, इसी दिन के लिए आप वेट कर रहे हो, इसी दिन के आप वेट कर रहे हो, जिस दिन आपके पैसे आपके हाथ में आ गए, डन, गो बरीट, अब आप डन हो। अब ये पोर्टफोलियो चाहे मरे चाहे जिए, समझ गए। अब वो ये सब क्या है साला, ये तो है ही, इस कंट्री में नॉन रिकोर्सिबल होना है, तो आपके ऊपर बात नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ, LLC सी कॉर्प, क्योंकि घरों को जो आप पेमेंट देते हो वो अपने पर्सनल पैसे से देते हो, ये आपको समझना है। तो कैलिफोर्निया में टैक्स बड़ा हाई है, ठीक है, लेकिन सी कॉर्प का टैक्स बड़ा लो है। तो आपका जैसे लेट से आपने 1 मिलियन का पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स आपको आपको मान लो उसको आप 80,000 रेंटल आ रही है, रेंटल आ रहा है, और लेट से 70,000 जा रहा है, मान लो $10,000 आपका बन रहा है, $10,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, जो बचेगा वो आपके प्रिंसिपल की तरफ जाएगा, राइट। क्लियर है, तो क्लियर है। तो वो आप किसी तरह से, अगर सी कॉर्प के अंदर टैक्स कम लगे तो आपके प्रिंसिपल के जाने के लिए टैक्स लगने वाला आपको बिफोर दैट, तो प्रिंसिपल आपका कभी पे ऑफ ही नहीं होगा अगर आप पर्सनल के साथ करोगे। तो आपको सी कॉर्प के अंदर में LLCs बनानी है, लेकिन उसका एक नुकसान भी है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉस्ट सेग्रीगेशन स्टडी से आप अपना उसका टैक्स रिबेट ले लेते हो, रिमेंबर, तो फिर आप पर्सनल टैक्सेस राइट ऑफ नहीं कर पाओगे। पर अगर आप सी कॉर्प के ऊपर कर रहे हो तो सी कॉर्प अपने टैक्सेस राइट ऑफ कर पाएगा, राइट, उसको उसके हाथ में पैसे आ जाएंगे, फिर उसके पैसे दे पाएगा, ये गवर्नमेंट पॉइंट। तो मैं अगर होता तो मैं सी कॉर्प के साथ LLC करता, ताकि मेरे जरा जल्दी जल्दी पे ऑफ हो सारे घर, राइट, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और फिर असली गेम वही है, जिस दिन वो हुआ सारा पैसा हाथ में आ गया, ये आपको करना है सारा, ये सारी गेम भी है इंपॉर्टेंट। फिर मैंने तो आपको बताया कि जब 4-5 मिलियन आपने वो रिफाइनेंस करा लिया, सी कॉर्प को आ गया, सी कॉर्प आपको कैसे देगी आपको देखना है, राइट। वो आपको कॉम्पनसेट नहीं करती, आपको लोन देना पड़ेगा उसको, तो आपको लोन लेना है फॉर सी कॉर्प, आप बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दो, चलो जीत जाओ सारे LLC, सारी जितनी सारी, राइट। अच्छा, LLC सी कॉर्प को कॉस्ट होती है, इट्स नॉट फ्री, $800 कैलिफोर्निया में एक्स्ट्रा लगते हैं LLC के, तो ये याद रखना बस, सारा कुछ है बेटा, मैंने बताया चिल्लर बिजनेस है, चिंदी बिजनेस है, तभी टॉबी मैथायस जसप्रीत सिंह होंडा अकॉर्ड में रहते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उनको कुछ पैसे नहीं है। आप ग्रैंड कोडोनी नहीं बन पाओगे, कितने ग्रैंड कोडोनी जानते हैं, जिस बंदे से सलाह ले रहे हो पूछो जाके, कितने ग्रैंड कोडोनी जानते हैं जो प्राइवेट जेट में जा रहे हैं इधर उधर, जाके पूछो। बेरिया में कितने लोग जा रहे हैं प्राइवेट जेट के अंदर अपने जाके स्पीकिंग करने के लिए, जब जा रहे हैं, बहुत जीरो लोग हैं, जीरो लोग। बेरिया अंदर जाओगे इतने इतने लोगों के पास पैसा है, लेकिन पैसे, उनके घरों की वैल्यू बहुत हाई है, लेकिन घर के बाहर पियर्स खड़ी है। बेटा यहाँ समझा रहा हूँ कुछ और चीज है, ये रियल एस्टेट उस तरह की चीज नहीं, इस तरह की आप सोच रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपने करना ही है तो इन चीजों का ख्याल रखोगे, तो एक दिन आप यू विल मेक लेसर मिस्टेक्स एंड यू विल बी एबल टू ग्रो टू अ सर्टेन नंबर प्रॉपर्ली, ठीक है ना। हाँ, आपको होटल की तरफ ध्यान जरूर देना है, होटल की तरफ जाना है, मोटल होटल मोटल होटल। मैंने कई बार बताया कि 40 रूम की मोटल पर अगर आप रियल एस्टेट की तरफ जा ही रहे हो तो 40 रूम की मोटल को लेने के सवाल में सोचना स्टार्ट करो। रियल एस्टेट पोर्टफोलियो का मॉडल से बड़ा इंटरेस्टिंग लेना देना है। जब 1031 एक्सचेंज करते हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइक काइंड प्रॉपर्टी। तो जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे लेते हो तो शायद ये आपको चेक करना पड़ेगा कि मोटल के साथ उसको एक्सचेंज कर सकते हो। सी मोटल क्या है, कैप रेट बेस्ड है। आपके घर है, ये कैप रेट बेस्ड नहीं है। अचानक आपको अच्छा प्राइस मिल गया, आपने सारे बेच दिए, पैसा आ गया बस। अब आपको इससे अगर मोटल लेते हो, आप इसको कैश फ्लो में कन्वर्ट कर दोगे, मोटल कैश फ्लो के हिसाब से बनी हुई है, तो आपको अच्छी मोटल खरीदना आना चाहिए। तो ये आपकी गेम जो सी चेंज हो जाएगी। तो आप देखना एक्सचेंज करना अलाउड है कि नहीं मोटल का घरों के साथ, ये आपको एनालिसिस करना है। तो लाइक काइंड प्रॉपर्टी का फंडा समझ लो, ये आगे हिट करेंगी चीजें।
आप रिसर्च करोगे, आपके सामने आएंगी, कभी जब सिचुएशन आएगी आपके सामने आएगी, फिर आप पता चलेगा 6 साल बाद, और तब तक आपको हिट कर चुकी होगी एक बार एटलीस्ट, फिर उसके दूसरी बार के लिए रेडी हो जाओगे आप। लेकिन भाई मैं आपको पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा पहले इसको पूरा स्ट्रेटेजिक रोड मैप पे डाल सकते हैं कि मोटल में कन्वर्ट करना इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि आपने सारा पोर्टफोलियो बेच के गया। दूसरा है सारा पोर्टफोलियो ऊपर चला गया, रिफाइनेंस कराया, वो मैं पहले बता दी। दूसरा है मोटल में कन्वर्ट कर दिया। मोटल में कैश फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी है वो, ठीक है ना, वो जल्द ज्यादा कैश फ्लो करेगी, ठीक है ना। 40 रूम की मोटल होगी तो उसमें आप एक मैनेजर बना सकते हो, 4,000 4,500 5,000 में बंदे मिलते हैं पूरी फैमिली के साथ, वो वहां के सारा काम संभालते हैं, ठीक है। तो वो याद रखना इस बात को, ये आपको फिर जानेंगे ऐसी फैमिली के साथ उठना बैठना पड़ेगा, ऐसे लोगों से उठना बैठना पड़ेगा जो उसमें काम करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। और बताइए और क्या जानना है आपको। प्रॉपर्टीज लेके एयरबीएनबी वाले को देना, ठीक है ना। देखिए मतलब कि बिल्कुल एयरबीएनबी बहुत ही ऐसे चिल्लर बिजनेस है, चिंदी बिजनेस है, मैंने पहले से बताया, मैं सारा कुछ आपको बता रहा हूँ, राइट। आप कहोगे मैंने वो एयरबीएनबी वाला ऐसे कमा, कुछ नहीं, वो अगर 200,000 की इनकम, वो ना ऐसे लोग हैं जो 100,000 की इनकम होने लग जाए ना साल की, 10,000 साल महीने में बन जाए, वो ऐसे शोर मचाते पता नहीं क्या बन गया, आईटी के अंदर ऐसे ही बन जाता है। अब आप बोलोगे आईटी में तो जाना बड़ा मुश्किल है, आप कैसी बात है, मैं कहूँगा आईटी में जाना मुश्किल है इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर नहीं, अगर आप जीसीएडी सिटीजनशिप और ग्रीन कार्ड है तो नहीं है। आप कहोगे मेरा वो फ्रेंड उसको तो नहीं जा पा रहा, उसकी बीवी तो नहीं जा पा रही, वो लोग तो अरे वो F1 पे, ओपीटी पे, सीपीटी पे, उनकी जॉब इसलिए नहीं लग रही है, ग्रीन कार्ड पे ऐसे नहीं होता, राइट राइट राइट। तो इस बात को, सारी बातें आपस में जाइब कर रही हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट ग्रीन कार्ड वाले के पास जॉब है नहीं होगी तो उसको जॉब मिलेगा कोई चांस नहीं है। ओपीडी स्पीड की मतलब ही है कि जॉब इस कंट्री में कोई बंदा ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं था तो ओपीडी स्पीड वाला बंदा बुलाया, H1 वाले बंदे का तो मतलब ही है। चलिए और बताइए, तो इससे इस बात को समझो, मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि आईटी की 2 जॉब, हस्बैंड वाइफ आराम से काम कर रहे हैं, दैट इज मच मोर देन रियल एस्टेट। ये बात बड़ी बार मैंने प्रूव कर दी है, बहुत बार इसको मैंने मैथ्स में भी प्रूव किया है। अगर आपका 2 मिलियन का पोर्टफोलियो है तो इक्विटी सिर्फ 400 का, 10 मिलियन का पोर्टफोलियो है, 10 मिलियन का, 10 मिलियन, 10 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, बस 10 मिलियन, 10 मिलियन का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो 2 मिलियन उसके अंदर आपकी इक्विटी है, मान लो, तो आपका जो कैश फ्लो बनेगा 70-80 हजार बनेगा, सारा उसका रेंट निकाल के, सारा निकाल के साल का 70-80 हजार के लिए क्या पागलों की तरह मरे फिरोगे। 10 मिलियन के पोर्टफोलियो संभालने के लिए जो आत्मा का प्रॉब्लम आएगा आपके सामने, ना असिस्टेंट होगा, ना मीना नेबर वाला होगा, ना टीम होगी, ना मैनेजर होगा, ना अकाउंटेंट होगा। अकाउंटेंट आपको, मेरा दोस्त अकाउंटेंट होता अकाउंटिंग कर रहा है, अरे भाई आपको वो बेच के खाने के लिए बैठा हुआ है, आपको कभी अंदर की बातें थोड़ी बताएगा, अंदर की बातें तो इन्होंने अपने घर वालों के लगे। अकाउंटेंट लेस ऑफ द इशू, बट अकाउंटेंट के अंदर इशू क्या होता है, काम क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे घर में होता है, बिजनेस है, राइट। तो क्या होता है, सारी शीटें तो बना के देनी पड़ती है ना, नहीं तो वो कहता है कि एंट्री के 35% लेंगे, $1 लेते हैं, ऐसे लेते हैं। तो आपको सारा कुछ शीटें, कुछ काम आप करके देते हो। अगर आप टर्बोटेक्स में डालते हो सारा मटेरियल, तो वो आपको आंसर दे, पर मटेरियल डालने का काम तो आप ही को करना है, तो वो अकाउंटिंग का इशू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कह रहे हो अकाउंटेंट आपको टिप्स दे देगा, तो भूल जाओ, अपने घर में अपने पास रखेगा टिप, आपको नहीं देगा। मैं बड़ी मुश्किल से, अच्छा मैं आपको यहाँ पे कोई ना कोई अकाउंटेंट से भी बुला दूंगा जो कि टिप आपको देगा, थोड़े बोते कोई ऐसा नहीं होता, कोई यहाँ पे कोई, यहाँ पे सब लोग अपने अपने पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, तुम्हारे नहीं बैठे, तो इसलिए मत याद रखना, कोई ना कोई लॉयर भी मिला देंगे, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो थोड़ा यहाँ पे काम करना चाहते हैं। एयरबीएनबी कभी मत करना, मैं तो यही मानूंगा, क्योंकि वो लो मार्जिन बिजनेस है। मैं बोलूँ मैं आईफोन लूंगा उसको बेच दूंगा, मार्केट से आईफोन लूंगा बेच दूंगा, 50 रुपए का आईफोन का फर्क होता है, मार्केट में मिलते हैं 1100 रुपए का आईफोन जो होता है ना, मार्केट में जैसे ही निकलता है कोई ना कोई बेच रहा होता है 10,050 1,050 में, उसको खरीदूंगा, 1100 का है तो 25 रुपए में बेच दूंगा, इसमें कुछ नहीं बनने वाला। अमेरिका है, यहाँ पे फ्री में लकड़ियां मिलती हैं एल्डोरो हिल्स फॉरेस्ट में, उसका गट्ठा बनाओ, यहाँ पे आके एल्डोरो हिल्स में बेच दो, यहाँ पे 10 रुपए का गट्ठा बिकता है, 30-30 रुपए का भी गट्ठा बिकता है, वही गट्ठा 30 रुपए का भी बिकता है, बेच दो, इससे कुछ नहीं बनने वाला। ये कंट्री के चिल्लर बिजनेस है जिनको नहीं करना कभी आपने, तो एयरबीएनबी चिल्लर बिजनेस है मेरे हिसाब से। तो आप देख कहते हो कई लोग बने हैं, उसमें कितना काम करना पड़ेगा, भागा दौड़ी ये वो करके, अगर ये उस लोग तबके लिए बिल्कुल सही है जो वेटर तबका है अमेरिका का, गोरा गोरा वेटर तबका है, वो लोग 40-50 हजार जब कमाने लग जाते हैं ना साल के, तो ऐसे शोर मचा देते हैं, मेरे 5,000 बन गए, 5,000 बन गए, मेरे ये हो गया, वो हो गया, इतने बड़े खुश हो जाते हैं। 50,000 तो साला सॉरी टू से, बट मतलब कि यहाँ पे तो कोई भी हाँ तो ऊबर से कम ही पैसे हैं, मैं इस तरह बोलता हूँ, मैं डायलॉग बनाने वाला था, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, दिस वेरी रिस्पेक्टफुल वीडियो, ठीक है। तो बट स्टिल एयरबीएनबी को बिल्कुल मत करना, मैं तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा काम होगा, बुकिंग्स करना, ये करना वो करना, पर अगर आपको करना ही है तो आपके इसको फिर इंडिया के अंदर एक बंदा हायर करना, उससे कर वो उसकी हेल्प से साथ करना। ये इनफैक्ट सारे रियल एस्टेट के काम के लिए बड़े बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, एक तगड़ा बंदा इंडिया में रखो, 2 बंदे रखो, एक तगड़ा और एक ऐसा बंदा जो कि डेटा एंट्री जैसी चीजों की, पर वो बंदा जो आप कहोगे सुबह बोलो तो शाम तक वो डेटा एंट्री का काम करके आपके हाथ में पकड़ाए, ये ना हो कि डेटा एंट्री का काम ना करे।
ठीक है, ऐसे बंदे, और फ्रीलांस बेसिस पे हो तो बेस्ट है ये वाला, और जो दूसरा मे बी मंथली बेसिस पे जो एक्सपर्ट है। चलिए, बहुत सारे टिप्स हुए। इसके बाद अगर होगा तो मैं इकट्ठे करके ना दोबारा बना दूंगा एक और, होपफुली वो छोटा बने या बड़ा बने, आई डोंट नो, लेट्स सी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।